इजी चैप्टर है, महा इजी चैप्टर। तो ये 4-5 चीजें मेंशन्ड है, इनको हम करेंगे। द मॉड ए बी इज नथिंग बट इस लाइन की लेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर, और ज्योमेट्रिकली ये कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें आ जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर। सर वेक्टर्स में भी सेक्शन फॉर्मूला। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? तो उम्मीद है सभी लोग 12th हैकर सीरीज में बहुत बढ़िया हैं, जो भी लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। और सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं तरुण खंडेलवाल इस 12th बोर्ड हैकर सीरीज के अंदर, जहां पे हम लोग बोर्ड्स के एक एक चैप्टर को वन शॉट में कर रहे हैं। प्रॉपर एक थ्योरी भी और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, जिसमें बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही मेजॉरिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज बोर्ड्स में क्या होता है यार, देखो वैसे से ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाते हैं, तो ऐसा इसमें कोई बहुत डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं चाहिए होती। हम लोग इसको बोर्ड्स में बढ़िया नंबर लाने के लिए कर रहे हैं, बिकॉज याद रखिएगा जेई तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में बोर्ड्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी बच्चे 12th बोर्ड्स का पेपर दे रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल है। और उम्मीद है आप सभी लोगों ने, जिन्होंने स्टार्ट किया था बेटा, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और खत्म करेंगे इस पूरी सीरीज को हमारे साथ। चलिए, तो कैलकुलस हमारा हो गया था। आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा, जो क्लास 12th के अंदर वेक्टर्स टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इजी टॉपिक में आता है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक में आता है, ना कि सिर्फ बोर्ड्स में बट जेई के अंदर भी ये बहुत स्कोरिंग यूनिट में आता है बेटा। इजी चैप्टर है, महा इजी चैप्टर, बिल्कुल फ्री के मार्क्स एक तरह से आप कह सकते हैं इसके होते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए। सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर्स के बारे में वही सब करेंगे जो बोर्ड के सिलेबस में ये सारी चीजें हैं। हमारी सिलेबस आपको मैं पहले दिखा देता हूं, जो सीबीएसई की वेबसाइट पे मेंशन्ड है। दैट इज वेक्टर्स की डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ना, स्केलर वेक्टर, बहुत सारे चीजें, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, ये सब चीजें होती हैं। एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और इसके साथ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, साथ में पोजीशन वेक्टर मतलब सेक्शन फॉर्मूला वाली चीज भी हम पढ़ेंगे। तो ये 4-5 चीजें मेंशन्ड है, इनको हम करेंगे। बाकी 3D ज्योमेट्री में बची हुई चीजें आप पढ़ेंगे, जो भी इसमें नहीं लिखी वो सब 3D ज्योमेट्री में करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। वेक्टर्स में सबसे पहले तो होता क्या है, वेक्टर्स की डेफिनेशन आप सबको आती है, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, नहीं भी पता तो फिर से बता देता हूं। वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोला जाता है जिसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो की लेंथ, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है एरो की डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। कुछ वेक्टर क्वांटिटीज आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, राइट। तो ऐसी चीजों को हम वेक्टर बोलते हैं। तो और वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ए से बी तक होती है। ये लाइन सेगमेंट में अगर हम इस तरह से वेक्टर बनाए, ए बी वेक्टर, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी फ्रॉम ए, इसको हम ए बी वेक्टर बेटा बोलते हैं। यही लिखा हुआ है, ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वेक्टर, ए बी डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया। ए बी वेक्टर इसको हम लिखेंगे, ए बी वेक्टर, ए से लेके बी तक जाएंगे। ए होता है हमारा इनिशियल और ये बी होता है हमारा टर्मिनल। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और इस बी जो एंडिंग पॉइंट होता है, या इसको टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो कभी भी कोई वेक्टर है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो डायरेक्शन उसका आपको बताएगा कौन सा इनिशियल है कौन सा फाइनल है। तो ये लिखा हुआ है, इनिशियल पॉइंट कौन सा होता है और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसके बाद आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जिसे हम मॉड ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड ए बी, जैसा कि मैंने बताया बेटा, मॉड ए बी इज नथिंग बट इस लाइन की लेंथ, जितनी लाइन की लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो मॉड ए बी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है मॉड ए बी, या फिर ए बी भी लिख देते हैं, एंड इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर्स में क्या होता है, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर? जैसे कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई जेड, 3D है तो एक्स वाई जेड है, 2D होता तो एक्स वाई होते। तो जो x, y, z उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ओरिजिन के साथ ज्वाइन करने वाला वेक्टर, तो OP वेक्टर इज सेड टू बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है, दो तरह से याद रख सकते हो। एक तो कोऑर्डिनेट्स की तरह ट्रीट कर लो कि x, y, z अगर किसी के कोऑर्डिनेट्स हैं,
तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ज्योमेट्रिकली ये कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट द वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट पी, दैट इज कॉल्ड ओपी वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। यही चीज यहां थ्योरी में लिखी हुई है जो मैंने आपको समझा दी है। पोजीशन वेक्टर आगे बहुत काम आएगा, भी देखेंगे। उसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप वेक्टर्स के नाम आपको याद होनी चाहिए। डेफिनेशन, पहला जीरो वेक्टर या नल वेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं, ओ वेक्टर से हम इसको डिनोट करते हैं। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड जो कौन सा होगा, मतलब लाइन ए बी की लेंथ जीरो हो जाएगी। जो ये लाइन ए बी थी इसकी लेंथ जीरो कब होगी? जब इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाएगा। भाई ए और बी अगर कोइंसाइड कर जाएंगे तो लेंथ ए बी की जीरो आएगी। यही लिखा हुआ है, वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज नोन एज अ जीरो वेक्टर। नल वेक्टर ओ लिख सकते हैं, ओ के ऊपर एरो लगा दीजिए। वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। क्या डायरेक्शन होती है? डायरेक्शन इसकी नॉट डिफाइंड होती है बेटा, क्योंकि ए बी में दो अलग अलग पॉइंट्स हैं तब तो डायरेक्शन मिलेगी। बट अगर ए और बी कोइंसिडेंट पॉइंट्स हैं, लेंथ है ही नहीं वेक्टर की, तो डायरेक्शन कहां से आएगी? डायरेक्शन नहीं होती। सो नल वेक्टर की डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होती है। तो डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन आ जाती है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब आपको पता है, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर, और इसको हम ए कैप से डिनोट करते हैं। कोई भी वेक्टर ए पे एरो लगा दे तो ये वेक्टर है, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। बट अगर इसके ऊपर ऐसे टोपी लगा दी हमने तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। अगर ऊपर टोपी लगी है तो समझ जाओ ए कैप है, उसको हम बोलते हैं ए कैप, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तब पता होगा तुम्हें। को इनिशियल वेक्टर, टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। जैसे इस प्रकार के वेक्टर, ये इन दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है ना, ए बी और ए सी के इनिशियल पॉइंट सेम है, ए पॉइंट है दोनों का इनिशियल पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। सिमिलरली को इनिशियल वेक्टर हो गया। कोलिनियर वेक्टर्स होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। collinear vectors, two or more vectors, if they are parallel to the same line then they are called collinear vector. Please note, collinear point से मत कंफ्यूज होना। collinear parallel vector को हम collinear vector बोलते हैं। मान लो ये एक लाइन है, ये दोनों a वेक्टर और ये b वेक्टर दोनों ही इसके पैरेलल हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स बेटा। ठीक है, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, इस लाइन के इस साइड भी पैरेलल हो सकते हैं। तो ए बी सी आर, सिंस दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, हेंस दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट से कंफ्यूज मत होना। वहां पर था कि एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स होने चाहिए। कोलिनियर पॉइंट्स का डेफिनेशन ये होती थी क्लास 10th में। बट कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है? दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। और मैथमेटिकल कंडीशंस भी आपको पता होनी चाहिए। कोलिनियर वेक्टर की मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है? बी को लैम्डा टाइम्स ए लिख सकते हैं, बी को के टाइम्स ए लिख सकते हैं। के इज अ स्केलर, नॉन जीरो स्केलर नंबर वेयर के इज स्केलर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी ऐसा आ जाए बी इक्वल टू 3 टाइम्स ए, तो ए और बी समझ जाओ क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स है बेटा, क्योंकि डायरेक्शन सेम आ जाएगी इनकी और मैग्नीट्यूड बस 3 टाइम्स हो गया उसका। सो के कुछ भी स्केलर नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। बी इक्वल टू -5a, बी इक्वल टू 7a, बी इक्वल टू √2a, ये सब कैसे वेक्टर हो गए? कोलिनियर वेक्टर्स हो गए बेटा। अगर कभी भी दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो बी को के टाइम्स ए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक वेक्टर लिख देता हूं। ए वेक्टर लिख दिया मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर लिख दिया, ठीक है, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो क्या ये ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स हैं? आंसर इज यस, बिकॉज अगर आप बी में से 2 कॉमन ले लें, तो बी में से अगर 2 कॉमन ले लें, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप बन जाएगा, और ये चीज हमारी, ठीक है, ये वाली चीज यहां पे यूज हो सकती है। सो बी वेक्टर इज 2 टाइम्स ए वेक्टर हो गया। बी को के टाइम्स ए आ गया, के की वैल्यू 2 है, यानी ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है। अब जिनको इतना भी बेसिक नहीं पता आई जे के क्या होते हैं,
तो भाई अभी आगे आएगा, वैसे इतना बेसिक तो यार पता होना चाहिए। अगर आप 12th क्लास की बोर्ड लेवल की वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो आई जे के क्या होता है ये तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपको आता है बेटा, क्योंकि फिजिक्स में भी उतना बेसिक आप पढ़ते हो। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं? एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन और जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स होते हैं, राइट। तो इस तरह से कोलिनियर वेक्टर्स का भी काम आएगा। अभी डेफिनेशन समझो, डोंट गो, अभी आप ज्योमेट्रिकल और एप्लीकेशन पे मत जाइए, सिर्फ डेफिनेशन समझिए अभी। उसके बाद अगली डेफिनेशन, इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दोनों वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? ए और बी इक्वल हो जाएंगे अगर उनके सारे कंपोनेंट्स इक्वल हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर अभी बताया, बी इक्वल टू माइनस ए, तो बस फर्क क्या होगा, अगर ये ए है तो बी जो होगा बस माइनस ए, बस डायरेक्शन में उल्टा हो जाएगा, ये अपना बी वेक्टर हो जाएगा माइनस ए। अगेन क्या दो एंटी पैरेलल, ये वाले एंटी पैरेलल भी हैं, यस। नेगेटिव है, यस। क्या ये कोलिनियर है? यस, बिकॉज दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन सेगमेंट, सेम लाइन के पैरेलल है भाई, ये भी करेक्ट। तो ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर कोलिनियर भी हैं, एंटी पैरेलल भी हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर भी हैं, ठीक है। बिल्कुल इक्वल वेक्टर तो खैर हो ही गए, पैरेलल कोलिनियर सब हो गए, क्योंकि इक्वल है तो दोनों बिल्कुल ही सेम है। सो क्लियरली दे आर ऑल्सो कोलिनियर वेक्टर बिकॉज दे आर गोइंग टू बी पैरेलल टू सेम लाइन। अगर ए और ये भी ए है तो उनकी डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, कोलिनियर तो हो ही गए, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ डेफिनेशंस हो गई। जल्दी से इतनी छोटी सी चीज पर ही हम कर लेते हैं एक सवाल। यूनिट वेक्टर है पी, वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो इसके लिए थोड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर अपने को फॉर्मूला आना चाहिए। मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको पता होना चाहिए भाई। अगर एक वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो मॉड ए की वैल्यू होती है बेटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह याद रखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर, तो ये एक वेक्टर है, पी अंदर ले जाइए, पी आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस पी के कैप। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है बेटा। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देख लो, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड हमें 1 रखना है, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट पी स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये हमें 1 दिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर 1/3 हो गया, पी प्लस माइनस 1/√3 हो गया। पी क्या हो गया? प्लस माइनस 1/√3, बट माइनस वाला दिया नहीं है, प्लस वाला दिया है, तो बी ऑप्शन हम टिक कर देते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन हो गया जेई 2020 का। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने आपको कोलिनियर वेक्टर्स तो बता दिया था, वो दोबारा आ गई है डेफिनेशन, बट डजंट मैटर, वही चीज ये लिखी हुई है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन सेगमेंट। ये वाले इसके पैरेलल हैं तो दोनों कोलिनियर हैं। और एक वेक्टर को, ए को के टाइम्स बी लिखा हुआ है, के इज अ स्केलर नंबर। सर बी को के ए लिखा था, हाँ एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है भाई। 1/k को नया कांस्टेंट के डैश मान लिया है ना, सो चाहे ए को के टाइम्स बी लिख लो या बी को के टाइम्स ए लिख लो भाई। अगर बी आपका 2 टाइम्स ए आया है तो ये तो लिख ही सकते हो ना, ए इज हाफ टाइम्स बी, तो इधर के 2 है उधर के हाफ है, फर्क नहीं पड़ता। सो कोलिनियर में 1 वेक्टर इज k टाइम्स दी अदर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। k कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग। ऑब्वियसली k कैन नॉट बी 0, k को 0 नहीं लिखना है। फिर आ जाती है कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन। वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, अब ये बोर्ड्स के सिलेबस से हटा दिया गया है कोप्लेनर कुछ सालों पहले, बट ठीक है थोड़ा सा बता देते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब होता है कि सेम प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स। तो अब एक बात हमेशा याद रखना, दो वेक्टर्स जो होते हैं ना, चाहे कैसे मर्जी हो, वो हमेशा सेम प्लेन में होते हैं। जैसे अगर कभी भी दो वेक्टर बनाओ, ये दोनों बनाए, ये प्लेन ऑफ द बोर्ड में आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, है ना, तो ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। प्लेन का मतलब समझते हो ना, जैसे जमीन एक प्लेन है, करेक्ट। अभी 3D में थोड़ा बहुत आप देखेंगे। सिमिलरली ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इस प्लेन के अंदर ही ये दोनों है। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। सर ऐसे कैसे टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होंगे? व्हाट इफ मैंने दूसरा वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ बना दिया? हाँ तो कोई बात नहीं, तब भी ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर आएंगे। ये वाला और ये ब्लैक पेन जो है ये भी कोप्लेनर ही आएंगे। कैसे? प्लेन ऑफ बोर्ड में नहीं है, बट कोई एक नया प्लेन तो बना ही सकते हो ना जो इन दोनों से पास कर जाए।
जैसे दो पॉइंट्स बेटा हमेशा कोलिनियर होते हैं। याद करो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, जब भी दो पॉइंट्स हैं तो दो पॉइंट से तो एक लाइन बना ही लोगे ना हमेशा। दो पॉइंट्स हमेशा ही कोलिनियर हो जाएंगे, दो पॉइंट से हमेशा एक लाइन बनती है, राइट। वैसे ही दो वेक्टर से हमेशा एक प्लेन बनता है। दो कैसे मर्जी वेक्टर्स बना लीजिए, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, उनसे हमेशा एक प्लेन पास कर जाएगा। दो लाइंस नहीं होती कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर लाइंस आएंगी, वो 3D में पढ़ोगे, बट वेक्टर्स हमेशा, वेक्टर्स बेटा हमेशा कोप्लेनर होते हैं। क्या बोला मैंने? टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है, ध्यान रखना। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर की आपको देखनी पड़ेगी बात की। अगर तीन वेक्टर सेम प्लेन में है तो वो उसकी कंडीशन बाद में, वैसे बोर्ड में से हट गई है तो वो जेई के सिलेबस में है, छोड़ भी सकते हो। तीन वेक्टर कोप्लेनर की कंडीशन STP 0 होता है, वो आगे की चीज है, हट गई है बोर्ड में से, उसको छोड़ दो। आप बस इतना याद रखिए, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। तो अब ये थोड़ा बाउंड्री आ गया है सिलेबस की, इससे आगे हम नहीं जा रहे हैं। वैसे इसके बारे में भी एनसीईआरटी में बात नहीं करी गई है, कोलिनियर तक करी गई है, बट कोप्लेनर थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो अब जरा ये क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सीधा क्वेश्चन 2023 का। टू वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब बताया था आज? कोलिनियर का मतलब सर आपने बताया था ए को k टाइम्स बी रखना होता है, या बी को k टाइम्स है, वॉट एवर यू विश, एक ही बात है। तो ए वेक्टर का दिया है A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप इज इक्वल टू k टाइम्स बी की जगह डाल दो B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप, और अब i j k के कोफिशिएंट्स इक्वेट कर दो। यहां A1 है, यहां k B1 है, सो A1 इक्वल टू k B1, A2 इक्वल टू k B2, A3 इक्वल टू k B3। So from this you can get A1 by B1 is equal to K, और यहां से A2 by B2 भी K आएगा, और यहां से A3 by B3 भी K आएगा। तो ये तीनों का रेशियो A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल्स टू A3 अपॉन B3 का रेशियो तीनों का बराबर आएगा बेटा। सो द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स बी ऑप्शन। कभी भी दो वेक्टर कोप्लेनर हैं तो रेशियो ऑफ देयर एक्स कोफिशिएंट्स, रेशियो ऑफ देयर जे कैप कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ देयर के कैप कोफिशिएंट्स, ये तीनों चीजें सेम होती हैं। देखो थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, ये दोनों वेक्टर कैसे थे? कोलिनियर वेक्टर्स थे। तो जरा देखो 2/4 ये रेशियो, 3/6, 1/2, तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं। वो हमेशा होगा, जैसे मर्जी कोप्लेनर वेक्टर्स, सॉरी कोलिनियर वेक्टर्स जैसे मर्जी ले लीजिए, आपका रेशियो हमेशा सेम आएगा इसका। आई होप ये बात क्लियर है भाई, ये बात क्लियर है। एक 1 मार्कर क्वेश्चन सिंपल सिंपल बन रहे हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये थोड़ा सा बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको दे दिया है कोलिनियर पे, जस्ट इन केस ऐसा पूछ लें। तो क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी आर टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर, सो बीटा को हम k टाइम्स अल्फा लिख देते हैं, बीटा की वैल्यू डालते हैं 3 + 2x a माइनस बी इज k टाइम्स अल्फा की वैल्यू डालते हैं x - 2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर। कोफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं, देखो a वेक्टर का कोफिशिएंट ये है और यहां k इंटू दिस है, तो 3 + 2x हो जाएगा k इंटू एक्स - 2, एंड b का कोफिशिएंट यहां -1 है और उधर k है, तो यहां से k की वैल्यू आ गई -1, इसको उठा के रख दो यहां, तो 3 + 2x इज माइनस ऑफ x - 2, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, इस तरह से हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो अगर मैं x को -1/3 डाल दूं तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर बन जाएंगे, दैट इज व्हाट इट मींस। समझ गए? तो कोलिनियर में बस तुम्हें एक ही चीज करनी है, ये रिलेशन याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर। मान लो लैम्डा एक स्केलर नंबर है, तो लैम्डा टाइम से, ये तो बता ही दिया मैंने तुम्हें अभी किस तरह, एक लैम्डा से हर एक आई कैप जे कैप के कैप कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो वो इसी तरह से पैरेलल रहेगा, ये अगर ए है लैम्डा ए ये हो जाएगा अगर लैम्डा पॉजिटिव है, बट अगर लैम्डा नेगेटिव है तो माइनस लैम्डा ए कुछ इस तरह से हो जाएगा। नेगेटिव अगर हो गया कोफिशिएंट तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर,
तो अब तुम्हें पता है आई जे के कॉम्पोनेंट्स 3 कॉम्पोनेंट होते हैं। एक्स कॉम्पोनेंट को हम बोलते हैं आई कॉम्पोनेंट, जे कॉम्पोनेंट होता है वाई कॉम्पोनेंट, के कॉम्पोनेंट होता है जेड कॉम्पोनेंट। ठीक है, ये इसमें हम ज्यादा नहीं जा रहे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल का वेक्टर है। अब जो मेन चीज इसमें आती है वो ये होती है भाई कि हमारा जो वेक्टर है, हमारा जो वेक्टर है, अगर उसकी पोजीशन वेक्टर एक का पोजीशन है x1 y1 z1, मान लो p1 पॉइंट का है x1 y1 z1, कोऑर्डिनेट्स है, पोजीशन एक ही बात है, और इसकी है x2 y2 z2, x2 y2 z2 इसकी पोजीशन है p2 की। तो अब वेक्टर p1 से p2 अगर चाहिए, ये वाला वेक्टर चाहिए, तो ये आता है फाइनल माइनस इनिशियल करके। सो p2 p1 वेक्टर, ठीक है, p1 p2 सॉरी p1 p2 टुवर्ड्स p2 है ना। सो p1 p2 वेक्टर क्या हो जाएगा, p1 p2 वेक्टर हो जाएगा जिसकी तरफ जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे याद रखो ये फाइनल है क्योंकि इसकी तरफ गए हो, ये p2 फाइनल हो गया, p1 इनिशियल हो गया। सो फाइनल माइनस इनिशियल करें तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ऐसे लिखते हैं भाई फाइनल माइनस इनिशियल, यही नीचे लिखा हुआ है। और ऑब्वियसली अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो मैं आपको बता ही चुका हूं, मैग्नीट्यूड होता है रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वही लिखा हुआ है नीचे, वही लिखा हुआ है बेटा नीचे। ठीक है, तो इतना बस याद रखना है। कभी भी दो पोजीशन वेक्टर दिए हैं, 2 पॉइंट्स के पोजीशन है, मान लो इसका पोजीशन है ए वेक्टर, इसका है बी वेक्टर, तो अगर ए बी वेक्टर पोजीशन है, प्लीज नोट ब्रैकेट में लिखा है मतलब पोजीशन वेक्टर है, पर पोजीशन लिखा हो ब्रैकेट में लिखा हो कोऑर्डिनेट्स लिखे हो एक ही बात होती है। तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर हैं। बट अगर अब आपको ए बी वेक्टर चाहिए हो तो आप ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल करके लिख देंगे बेटा, दैट इज व्हाट इट मींस। ठीक है, चलो देखते हैं जरा इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा एक क्वेश्चन, द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट दिस, इनिशियल पॉइंट दिस, तो ध्यान से सुनना, टर्मिनल मतलब एंडिंग, इनिशियल मतलब ये बी जो है इनिशियल पॉइंट है, बी इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल मतलब एंडिंग पॉइंट ए है। ठीक है, इस तरह से तो अपने को क्या लिखना है इस बार, बी ए वेक्टर लिखना है, बी से ए, बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, this minus this, so 2 minus 3 I cap plus minus 3 plus 4 j cap plus 5 minus 7 k cap, correct, 2 minus 3 I cap minus 3 plus 4 j cap 5 minus 7 k cap, so ba वेक्टर हो जाएगा, ba वेक्टर हो जाएगा minus I cap plus j cap माइनस 2k कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस केयरफुली ये देखना है फाइनल कौन सा है, इनिशियल कौन सा है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। इस बार फाइनल ये है, तो दिस माइनस दिस करा मैंने, 2 माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 4, तो माइनस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, बहुत इजी बात है, कोई ऐसी डिफिकल्ट बात इसमें नहीं है। अब इसमें आ जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर्स। सर वेक्टर्स में भी सेक्शन फॉर्मूला, जैसे 2D ज्योमेट्री में तुम क्लास 10 से सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हो, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया कि कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन वेक्टर में कोई फर्क नहीं है। ये ए का पोजीशन वेक्टर अभी तक कोऑर्डिनेट्स होते थे 10th क्लास में, 11th में, ये बी का पोजीशन है, तो एक पॉइंट आर जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, जो रेशियो m/n में डिवाइड कर रहा है, will be given by this formula which is same as सेक्शन फॉर्मूला। देखो m इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, ये इससे हो रहा है अपॉन m प्लस n, यही तो होता था सेक्शन फॉर्मूला। बिल्कुल वही चीज यहां पर भी लग गई है बेटा, वही चीज यहां पर भी लग गई है। मिड पॉइंट होता है सो एवरेज हो जाता था, है ना, तो a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, अगर मिड पॉइंट होगा a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ये छोड़ दीजिए, अभी डॉट प्रोडक्ट वाली बात अभी छोड़ दीजिए, बस आप ये याद रखिए कि सेक्शन फॉर्मूला वर्क्स इन वेक्टर्स ऑल्सो। जैसे आपका नॉर्मल 2D ज्योमेट्री में लगता था, ऐसे ही वेक्टर में 3D ज्योमेट्री सब में लग जाएगा। चलिए एक ये देखते हैं पहले, फिर हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ। एक PQ वेक्टर है, P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 2 3,
1 2 3, इसके दिए हैं 4 5 6, और हमें निकालना है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। यूनिट वेक्टर अब कैसे निकाला जाता है? देखो, जहां मैंने आपको यूनिट वेक्टर बताया था, पहले तो पी क्यू वेक्टर तो निकाल ही लोगे। पी क्यू वेक्टर हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, सो 4 माइनस 1 आई कैप, 5 माइनस 2 जे कैप, 6 माइनस 3 के कैप। तो ये क्या हो गया बेटा? पी क्यू वेक्टर तो आ गया है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। बट अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो किसी भी वेक्टर के अलोंग, यूनिट वेक्टर मतलब ये तो पी क्यू वेक्टर निकला है, बट आपको इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट्स होगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ए वेक्टर अपॉन ए कैप निकालना है ना, ए कैप निकालना होता है तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ए होता है। ठीक है, ये होता है यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। तो ए वेक्टर, या अगर पी क्यू कैप निकालना है तो क्या करना है? पी क्यू वेक्टर को डिवाइड करना है पी क्यू के मैग्नीट्यूड से, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड गिव्स यू द यूनिट वेक्टर। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड क्या देता है? यूनिट वेक्टर देता है बेटा। तो मैग्नीट्यूड निकालना आप सबको आता है। मैग्नीट्यूड निकालना रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाहर आके 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 रूट 3 हो गया बेटा। क्या हो गया? 3 रूट 3 हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू कैप हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, जो वेक्टर था उसको डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से, 3 रूट 3 से 3 कॉमन आके कट गया, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 3 हो गया। ये हमारा क्या बन गया? यूनिट वेक्टर निकल कर आ गया। तो देख लो, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, चेक कर लोगे तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक सेक्शन फॉर्मूले का भी कर लेते हैं, 2024 में आया। देखो सेक्शन फॉर्मूले पे सीधे सीधे क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट सी व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी हैविंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 4:1 एक्सटर्नली। अब देखो एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन आ गया। देखो अपने पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर यानी कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 -1, 1 2 -1 इसका कोऑर्डिनेट हो गए, इसके -1 1 1 हो गए। करेक्ट, सही है। अब हमें क्या बोला जा रहा है बेटा? हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी दिस एंड दिस इन द रेशियो 4:1 एक्सटर्नली। देखो तुम्हें 4:1 करना है बट एक्सटर्नल करना है, तो इसमें एक ट्रिक होती है। देखो एक्सटर्नल डिवीजन में बस कुछ भी नहीं होता, आपको बस ऊपर नीचे प्लस की जगह माइनस कर देना होता है। तो फॉर एक्सटर्नल डिवीजन आपको क्या करना होता है? आर डैश जो पॉइंट होगा एम बी माइनस एम टाइम्स बी वेक्टर माइनस एन टाइम्स ए वेक्टर अपॉन में भी एम माइनस एन हो जाएगा। जो प्लस साइन थे वो दोनों माइनस से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूं, देखो कि मैं पहले इंटरनल का ही निकाल लेता हूं। ओके, अगर आपको कोऑर्डिनेट नहीं लिखने आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी मान लो, वेक्टर से कर लेते हैं हम क्योंकि ए और बी दिए हुए हैं। ए वेक्टर हमें दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हो, एक ही बात है। बी वेक्टर हमें दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। और अब आप पहले इंटरनल डिवीजन लगाओ। ठीक है, सो आपके पास एक इंटरनल डिवीजन वाला सपोज पॉइंट डी होता, डी के कोऑर्डिनेट, डी का पोजीशन क्या आता? 4b प्लस 1 इंटू ए अपॉन 4 -1, ये होता ना 4 + 1, ये होता है इंटरनल डिवीजन का। बट तुमसे बोला है कि भैया एक्सटर्नल डिवीजन का निकालो, तो अगर एक्सटर्नल डिवीजन का निकालना है तो जो सी है एक्सटर्नल डिवीजन वाला है ना, सी डिवाइड्स एक्सटर्नली इन द रेशियो 4:1। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ऊपर नीचे माइनस लगा दो। तो 4b माइनस ए अपॉन 4 -1, यानी कि हो गया पोजीशन वेक्टर इसका आ जाएगा 4b माइनस ए अपॉन 3। ठीक है, वैल्यूज डाल दीजिए बी और ए की, 4b माइनस ए अपॉन 3,
सी का पोजीशन वेक्टर निकल आएगा। तो सी का पोजीशन वेक्टर हो गया 4b, ये हो गया 4b माइनस ए होल अपॉन 3। करेक्ट, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, -4 -1 -5, तो सी बन गया -5i कैप 4 -2 + 2j कैप 4 - +5k कैप होल अपॉन 3 बन गया है बेटा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट सी निकल कर आ गया है। पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। आगे हमसे क्या बोला गया है, ऑल्सो फाइंड ए बी इज टू बी सी लेंथ। ठीक है, ए बी इज टू बी सी लेंथ हमें निकालनी है, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ए बी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, देखो ए बी लेंथ तो तुम्हारी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही हो गई। सो पहले ए बी वेक्टर लिख लो, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो दिस माइनस दिस, ठीक है, वेक्टोरियली कर रहा हूं मैं, 3D से नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी, इसको ओपन करते हैं जरा। सो ए बी वेक्टर आ जाएगा -i -2i कैप और +j -2j -j कैप और k कैप + k कैप + 2k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटा। तो मॉड ए बी हो जाएगा √2² + 1² + 2²। तो 3 आ गया। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन ए बी क्या आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही अब बीसी का भी निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। बीसी का लेंथ भी हमें निकालना है बेटा। करेक्ट, बीसी का लेंथ भी हमें निकालना है। तो बीसी वेक्टर निकाल लेते हैं, बी ए था, सी ए था। तो बीसी वेक्टर हो जाएगा, बीसी वेक्टर हो जाएगा सी माइनस बी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो दिस -5i कैप + 2j कैप -5k कैप, यही तो था, नहीं प्लस था यहाँ पे, +5k कैप बाय 3। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है बी वेक्टर विच इज -i + j + k। एलसीएम ले लेते हैं, -5i कैप + 2j कैप + 5k कैप, एलसीएम माइनस माइनस +3i कैप -3j -3k होल अपॉन 3। राइट, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा बीसी वेक्टर आया है। तो बीसी वेक्टर हो गया, ऐसे ही तुम्हें दिखाने हैं स्टेप बाय स्टेप। -2i कैप है ना, ये दोनों गए, और 2j कैप माइनस, तो -j कैप 5 - 3 तो +2k कैप। ये आ गया हमारा बीसी वेक्टर आ गया बेटा, क्या आ गया, बीसी वेक्टर आ गया। सो मॉड बीसी वेक्टर अब आप निकाल लीजिए, फिर से √2² + 1² + 2² हो गया, फिर से 3 आ गया है बेटा, फिर से 3 आ गया, यानी मॉड बीसी भी 3, मॉड ए बी भी 3। सो 3:3 ये रेशियो, ए बी इज टू बी सी, मॉड ए बी इज टू मॉड बी सी क्या आ गया, 3/3, यानी रेशियो आ गया 1, 1:1 रेशियो आ रहा है। अब सर ये 1 कैसे आ गया, देखो ज्योमेट्रिकली समझा देता हूं, क्वेश्चन तो यहां खत्म हो गया है, बोर्ड्स में तुम्हें इससे आगे नहीं करना है, बट जो लोग थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं उनके लिए मैं समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको इंटरनल 4:1 वाला नहीं चाहिए था, आपको एडी ए बी 4:1 ये है, AC इज टू BC, ठीक है, AC इज टू BC या AC इज टू CB, जो भी लिख लो एक ही बात है, CB तुम्हारा 4:1 है। तो A B पॉइंट ये थे, C पॉइंट इस साइड होगा एक्सटर्नली, क्योंकि AC ज्यादा बड़ा है, 4:1 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर 4 है तो ये डिस्टेंस तुम्हारा 1 होगा। करेक्ट, ये डिस्टेंस तुम्हारा 1 होगा बेटा, ये डिस्टेंस तुम्हारा 1 होगा BC वाला। अच्छा मैंने एक गलती कर दी है, हाँ वही मुझे लग रहा था, आंसर में कुछ मिस्टेक लग रही है, क्योंकि मैं बेटा नीचे वाला 3 भूल गया हूं इसका, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आंसर जो है गलत आया था। ये देखिएगा नीचे भी तो 3 था भाई ये, तो एक्चुअली अब जब मैग्नीट्यूड निकालोगे, -2/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर,
तो ये आ गया बेटा 4/9 प्लस 1/9 प्लस 4/9, तो ये आ गया हमारा 9/9 1। तो मॉड बी सी की वैल्यू 1 हो गई है। और मॉड हमें निकालना था, हमें क्या निकालना, ए बी अपॉन बी सी निकालना था। सो मॉड ए बी अपॉन मॉड बी सी, मॉड ए बी आया था 3, ये आया था 3 और ये आया था 1। ये हमारा आंसर 3:1 होगा। अब मुझे कैसे पता लग गया, कोई मिस्टेक कैसे पकड़ ली, देखो मैंने यहां से पकड़ ली, मैंने ज्योमेट्रिकली मुझे दिख रहा है कि ये रेशियो 4:1 है, तो ये 3 हो जाएगा। भाई अगर ये टोटल 4 है वो 1 है, तो 4 में से 3 इसके पास होगा, एक ये होगा, तभी तो 4 होगा टोटल। सो एक्चुअली जो है रेशियो ए बी इज टू बी सी का, ए बी इज टू बी सी का रेशियो 3:1 है। देखो ए बी ट्रिपल है बी सी के, सो ए बी इज टू बी सी, इसीलिए मेरा 3:1 आ रहा है। ज्योमेट्रिकली भी मैंने वेरीफाई कर लिया। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था बोर्ड का। अब हम आ जाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप लोगों ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो देख लीजिए। ठीक है, अगर दो वेक्टर हैं, ठीक है जी, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो ये जो सी वेक्टर होता है, बेसिकली रिजल्टेंट से देखना है तुम्हें। यहां से तुम शुरू हुए, इन दोनों को जोड़ के तुम यहीं तक पहुंचे। भाई ए प्लस बी को जोड़ के ए ऐसे गया फिर ऐसे गया। डिस्प्लेसमेंट से देखो, ए प्लस बी की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वही इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है सी की, तो ए प्लस बी बराबर सी हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरह से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन काम करती है कि दिस प्लस दिस का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इसके ही बराबर हुआ है। अल्टीमेटली आप यहां से शुरू करें और वहां पहुंचे, तो दिस शुड बी सेम एज दिस प्लस दिस। ठीक है, सो ए प्लस बी इज सेम एज सी। इस तरह से आपको ये याद रखना है। सिमिलरली अगर मान लो क्लोज्ड फिगर बन जाती है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। आप यहीं से शुरू किए, इसी डायरेक्शन में गए, ऐसे आ गए, सो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। सो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। इनफैक्ट कितने मर्जी वेक्टर्स बना रहे हैं, अगर उनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है तो उनका सम ऑफ क्लोज्ड फिगर बनती है तो 0 आ जाता है रिजल्टेंट सम ऑफ दोज वेक्टर्स। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको याद रखना है वेक्टर्स को, एडिशन को। वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं कि दो साइड्स अगर ए और बी हैं तो तीसरी साइड उस ट्राइंगल की एडिशन हो जाती है ए प्लस बी वेक्टर। गॉट इट? ऐसे चलता है काम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब इसी में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में पैरेललोग्राम लॉ भी होता है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड ए है दूसरी साइड बी है, तो जो डायगोनल होता है बेटा वो हमारा जो सी वेक्टर है वो रिजल्टेंट होता है, या फिर एडिशन को ही रिजल्टेंट बोलते हैं। तो सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी वेक्टर क्या होता है, ए प्लस बी होता है। डायगोनल इज ऑलवेज गिवन बाय, सो इफ ए एंड बी आर टू साइड, डायगोनल पासिंग थ्रू दोज टू साइड्स वाला इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी गिवन बाय सम ऑफ ए एंड बी। क्यों सर ऐसा क्यों होता है? देखो बहुत सिंपल है, अगर ये बी है तो ये भी बी है भाई, डायरेक्ट पैरेलल है, डायरेक्शन तो सेम है और मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम होते हैं पैरेललोग्राम लॉ में, पैरेललोग्राम के अंदर तुम्हें पता है। तो ये भी बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है। नाउ लुक एट दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को जरा देखिए, इस ट्राइंगल में जरा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाइए। ये है ए, यहां से डिस्प्लेसमेंट शुरू हुई, दिस प्लस दिस है ना, ए प्लस बी should be same as C. So C vector should be A plus B. Hence we have proved that diagonal of the parallelogram is the resultant or is given by A vector plus B vector. ठीक है भाई, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होती है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहती है, दो साइड अगर ए और बी है तो तीसरी साइड सी होगी ट्राइंगल की। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या कहती है, अगर दो साइड ए और बी है तो डायगोनल ए प्लस बी होगा, डायगोनल विल बी गिवन बाय ए प्लस बी। एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, ए प्लस बी और बी प्लस से सेम होता है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी पहले ले लो फिर सी से ऐड कर लो, या ए प्लस बी प्लस सी, बात सेम ही होती है। तो एडिशन के बारे में हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन। अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। तो रिजल्टेंट मतलब एडिशन, ठीक है, अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है तो हमें रिजल्टेंट सी वेक्टर मिल जाएगा ए प्लस बी।
तो रिजल्टेंट वेक्टर पहले निकालते हैं, 2i प्लस आई 3i हो गया, 4j 2j 6j हो गया, -5 और +3 तो -2k कैप हो गया। ये क्या आया है? रिजल्टेंट वेक्टर आया है। बट वो क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालो। पैरेलल मतलब वही रिजल्टेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो यानी आपको क्या पूछ रहा है? सी कैप पूछ रहा है बेटा, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आज बताया था, सी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर अपॉन मॉड सी होता है ना। तो सी वेक्टर तो यही है, मॉड सी निकाल लो। मॉड सी वेक्टर निकाल लीजिए, √3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 9 प्लस 36 प्लस 4, 9 और 4 13, 36 49, √49 हो गया, यानी कि 7 हो गया बेटा। सो मॉड सी आ गया 7, सी वेक्टर था ये अपॉन में 7, सो दिस शुड बी योर सी कैप। देख लेते हैं आंसर, 3/7 आई कैप, 6/7 जे कैप, -2/7 ए ऑप्शन हमारा आ जाएगा बेटा। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। रिजल्टेंट लेके बस यूनिट वेक्टर निकाल के हमने दो कॉन्सेप्ट्स मिक्स कर दिए। चलिए, इतनी बात समझ गए हैं। एक फिगर ये देखिए, बहुत इजी हो गया ये, अभी बताया जस्ट मैंने। ये वाला डायरेक्शन है ए बी, ये डायरेक्शन है बी सी। तो ए बी प्लस बी सी का रिजल्टेंट ए सी के बराबर होना चाहिए। तो द करेक्ट रिलेशन शुड बी, ठीक है, बट उन्होंने बोला नॉट ट्रू। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, ये करेक्ट है। अब जरा देखते हैं ए बी प्लस बी सी। अच्छा, अब ए सी और सी ए में क्या फर्क होता है? देखो, ए सी मैंने आज बताया था, ए सी इज माइनस टाइम्स सी ए, करेक्ट। तो हम ये चीज लिख सकते हैं, ए सी इज माइनस टाइम्स सी ए। तो देखो, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। अच्छा, ये अगर हम ये देखें, ए सी को लेफ्ट में ले आए, सो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर 0 हुआ, ये तो करेक्ट आ गया था। और माइनस ए सी को लिख सकते हैं प्लस सी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख सकते हैं बराबर 0। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0, ये भी करेक्ट हो गया। ये इनकरेक्ट हो गया है ना, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए लिखा हुआ है, प्लस आया हमारा। तो ये वाला क्योंकि इनकरेक्ट है, ये हमारा ऑप्शन टिक करने लायक है, ठीक है ना। इनकरेक्ट वाला टिक करना है बेटा। इसमें भी देख लो, बी सी को माइनस सी बी कर दिया। देखो, इस वाले में ए बी एज इट इज रखा और बी सी की जगह माइनस सी बी कर दिया और प्लस सी ए रख लिया, तो डी वाला भी तुम्हारा ट्रू आ गया। देखो, है ना, हमें पूछा है फॉल्स कौन सा है, तो सी ऑप्शन फॉल्स है बेटा। सी ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड में बन सकते हैं। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। ये देखिए क्या है क्वेश्चन में, इफ साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड एज दिस। पैरेललोग्राम की साइड्स बताई गई हैं दो, है ना, ए बी बी सी, ठीक है। देन फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग डायगोनल ए सी, ठीक है जी। ए सी के अलोंग बताना है। ए बी दिया है, ए बी दिया है और बी सी दिया है। देखो, मैंने आज तुम्हें बताया था, जो बी सी है वही तुम्हारा ए डी भी हो जाएगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल होते हैं और मैग्नीट्यूड भी इनका इक्वल होता है। दो वेक्टर्स का अगर सेम मैग्नीट्यूड आ जाए, सेम डायरेक्शन आ जाए, तो इक्वल वेक्टर्स हैं। तो बी सी वेक्टर इक्वल टू ए डी वेक्टर हो गया, है ना। तो ये वाला ही हो गया ए डी, और ए बी तो दिया हुआ है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन लगाएं अगर, तो ए सी वेक्टर शुड बी ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, है ना भाई। दिस प्लस दिस शुड बी दिस। तो ए बी वेक्टर हमें पता है, सो ए सी वेक्टर आ गया 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ए डी वेक्टर हमें पता है, यही वाला है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो हमारे पास आ जाएगा 3i कैप 6j कैप माइनस 2k कैप। ये क्या हो गया? ए सी वेक्टर हो गया, ए सी वेक्टर हो गया। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग ए सी। ये देखो क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए सी, मतलब ए सी कैप चाहिए। ए सी कैप निकालने के लिए पहले मॉड ए सी निकालेंगे। आई थिंक अब तो तुम समझ गए हो। 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर
प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4 49 फिर से आ गया 7 आ गया और अपॉन कर दो बेटा, वही क्वेश्चन सिमिलर सा ही बन गया जो पहले था। तो AC कैप बन जाएगा AC वेक्टर अपॉन मॉड AC वेक्टर। AC वेक्टर की वैल्यू डाल देना और ये अपॉन 7 कर देना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, राइट? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है हमने। चलिए, तो ये बिल्कुल कुछ बेसिक्स हो गए हैं वेक्टर्स के। अब हम आ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट पे। ठीक है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है बेटा। आपको मैंने एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, ए प्लस बी है तो माइनस ऑफ बी, जैसे सब्ट्रैक्शन बताया था ना इस क्वेश्चन में कि भाई अगर ये प्लस लिखा है तो माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में उल्टा करके हम चेंज कर सकते हैं, राइट? वैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन तो एक ही चीज है। अब हम आ जाते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें करना है। चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट देखो क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट तुम सबको अगर पता नहीं है तो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी। और ए डॉट बी की एक डेफिनेशन होती है। ए डॉट बी की डेफिनेशन होती है कि इसकी जो स्केलर वैल्यू होती है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा होती है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, थीटा इनके बीच का एंगल है, तो कॉस थीटा, ये वाला एंगल का थीटा, कॉस थीटा के लिए एंगल लेना है। अगेन थीटा इज फ्रॉम 0 टू पाई, बिकॉज अगर 0 हो गया तो दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए और पाई हो जाएगा तो एंटी पैरेलल हो जाएंगे। एंगल थीटा की रेंज यही होती है। सो ए डॉट बी ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा अगर थीटा एक्यूट एंगल है। देखो, सो इफ थीटा इज एक्यूट, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है मॉड ए, मॉड बी भी पॉजिटिव है, कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो ए डॉट बी पॉजिटिव आ जाएगा। थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल में, तो ए डॉट बी नेगेटिव हो जाएगा बेटा, राइट? सो इफ ए डॉट बी इज नेगेटिव यानी एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है, ऑब्ट्यूज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ए डॉट बी, क्योंकि हमारे पास क्या है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, बट कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। दोनों तरफ मॉड ए मॉड बी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। तो ये चीज क्या बन गई, ए डॉट बी बन गई। सो ए डॉट बी विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी, राइट? ए डॉट बी हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी रहेगा। सेकंड बात ये कि ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के बराबर होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब हम ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं। ए डॉट बी वही आएगा जो बी डॉट ए आता है, ठीक है? तीसरी बात कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब हम जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट्स खोलते हैं वैसे डॉट प्रोडक्ट में भी खोल सकते हैं। ए डॉट बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ए डॉट बी 0 है, ठीक है, अगर ए डॉट बी 0 है तो यानी अगर ए बी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो अगर ए डॉट बी 0 है तो देखो इन तीनों में से कुछ भी 0 हो सकता है। सपोज ये दोनों 0 नहीं है, मतलब नल वेक्टर नहीं है, है ना, तो एक ही चीज 0 बनेगी, कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 होने का मतलब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं अगर दो, और अगर ए डॉट बी 0 दिया है तो उसका एक ही मतलब है कि उनके बीच में एंगल 90 है, यानी दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है बेटा। अगर दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो यानी वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है? तीसरी बात, मतलब नंबर जो भी चल रहा है, ए डॉट ए हमेशा मॉड ए स्क्वायर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए डॉट ए कभी भी किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट करना है तो देखो, अगर सेमी वेक्टर को लेना है, यहां भी ए यहां भी ए, तो थीटा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर अगर सेम है उनके बीच में एंगल तो 0 होगा। सो मॉड ए कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 तो 1 होता है। सो ए डॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा, या हम उसको कैजुअली ए स्क्वायर भी लिख देते हैं। किसी वेक्टर के होल स्क्वायर का मतलब अब से तुम समझ लोगे ए डॉट ए होता है या फिर मॉड ए का स्क्वायर, तीनों बातें सेम है। चाहे ए डॉट ए लिख दूं, चाहे मॉड ए स्क्वायर लिख दूं, या ए वेक्टर होल स्क्वायर लिख लूं, ऑल थ्री आर सेम। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, ठीक है? उसके बाद कुछ छोटे छोटे आई जे के टर्म्स में रिलेशंस जो याद रखने हैं। आई डॉट आई हमेशा 1 होता है, क्यों भाई? देखो, अभी हमने बताया आई डॉट आई क्या हो जाएगा, मॉड आई कॉस 0, एंगल तो 0 है, मॉड आई स्क्वायर हो गया, है ना, और मॉड आई तो 1 होता है, आई कैप यूनिट वेक्टर है तो 1 स्क्वायर यानी 1 हो गया। सो आई डॉट आई, सिमिलरली जे डॉट जे, सिमिलरली के डॉट के, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे बेटा, 1 हो जाएंगे, ठीक है? और आई डॉट जे,
मतलब खुद के साथ डॉट लोगे किसी का भी इनमें से तो 1 आएगा, बट किसी दूसरे के साथ ले लोगे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब क्या होंगे 0, क्योंकि आई जे के बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। ये आई कैप है, ये जे कैप, ये के कैप, परपेंडिकुलर कॉस थीटा में कॉस 90 आ जाएगा यानी 0 हो जाएगा, देयरफॉर तीनों के तीनों ये 0 हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में जो लर्न करनी है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ए डॉट बी पॉजिटिव है तो थीटा एक्यूट है, ए डॉट बी नेगेटिव है तो एंगल ऑब्ट्यूज है। ए डॉट ए होता है मॉड ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर ही। ए डॉट बी डॉट ए सेम होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं जिसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ए डॉट बी अगर 0 है, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, इस नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो इसका मतलब एक ही है कि थीटा 90 डिग्री है यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। एंड लास्ट वाली ये वाली आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के सब 1 होते हैं, और ये आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई वाले सब 0 होते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। सबसे पहला, फॉर एनी टू वेक्टर्स, 2024 का 1 मार्क का क्वेश्चन आया है, ए डॉट बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी होता है, अभी बताया था। ए डॉट बी जो होता है लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी होता है, क्योंकि इसके साथ एक कॉस थीटा की टर्म भी होती है ए डॉट बी में, है ना, अभी बताया था। ए डॉट बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, करेक्ट। तो सीधे सीधे ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू भी आएगा, इक्वल टू का साइन भी आएगा, ये गलत है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा अगर 1 हो गया तब तो इक्वल भी आ जाएगा, है ना, इसलिए। चलिए डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज और फिर बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। जो मेजर एप्लीकेशन है ना डॉट प्रोडक्ट का, दैट इज टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, क्योंकि अगर हम देखें थोड़ा डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से लिख दें, कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, यहां से हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मिल जाएगा। तो कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, 100% तुम समझ जाओ वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। फिर जनरल फॉर्मूला फॉर डॉट प्रोडक्ट, अगर ए वेक्टर इस फॉर्म में है, आई जे के कॉम्पोनेंट है, बी वेक्टर ऐसा है, सो ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, मतलब आई कैप वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे कैप वाले, के कैप वाले कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कभी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आपको बस उनके आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई प्लस जे के प्लस के मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 हो जाएगा। क्यों? डॉट प्रोडक्ट खोल के देखोगे, आई डॉट आई 1 होता है, अभी बताया था, है ना, ये वाला यूज करके हो जाएगा, बट जरूरत नहीं है, तुम सीधे इसको याद रखो। मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ये अभी देखेंगे थोड़ी देर में, वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट, बट पहले जरा एक दो क्वेश्चन लगा लें। चलिए, जैसे एक सवाल ये, ए एंड बी वेक्टर्स दिए हैं, क्या ये कोलिनियर है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है? तो सबसे पहला काम तो हम चेक कर लेते हैं। देखो पैरेलल वगैरह तो दिख नहीं रहा क्योंकि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट 2 -1 और -1 आ रहा है, रेशियो सेम नहीं है आई जे के का। तो डॉट प्रोडक्ट चेक करता हूं, अगली चीज ए डॉट बी, अभी बताया कैसे मिलेगा, इसका आई कैप और इसका आई कैप का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, तो ए डॉट बी आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास 2 -1 -1 यानी कि 0, और नल वेक्टर तो है नहीं, तो ए डॉट बी 0, इसका मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर्स 90 है, यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं बेटा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाना चाहिए। वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर दिस। पोजीशन वेक्टर यानी कोऑर्डिनेट्स की तरह एक तरह से आप मान सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं ए बी सी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन वेक्टर्स आप मान लीजिए। इसका ए वेक्टर दिया है, इसका बी वेक्टर दिया है, इसका सी वेक्टर दिया हुआ है, करेक्ट। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मैं एक एंगल निकाल के दिखा रहा हूं, सपोज ये वाला एंगल। जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है तो मैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में ही सोचना है। तो सपोज अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो पहले ये वेक्टर लिखूंगा, ये वेक्टर लिखूंगा, बी, ठीक है। तो कौन सा वेक्टर हो गया ये हो गया बेटा, देखो बी सी वेक्टर, ये हो गया बी सी वेक्टर, राइट, बी सी वेक्टर हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, सो बी सी वेक्टर हो जाएगा, BC वेक्टर हो जाएगा C माइनस बी। सिमिलरली फिर BA वेक्टर भी लिख लूंगा, BA वेक्टर ये वाला हो जाएगा। ये दोनों वेक्टर्स लिख रहा हूं तो C माइनस बी, C है 3, ये दिस माइनस दिस है ना, तो 2i कैप -4 + 3 -j कैप
-4 + 5 + k कैप। ठीक है जी, BC वेक्टर मैंने सही लिखा है, चेक कर लीजिए। BC वेक्टर का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, तो C में से B माइनस किया 2i कैप -j कैप -4k + 5k, तो +k कैप। सिमिलरली BA वेक्टर क्या हो जाएगा, A - B हो जाएगा, दिस माइनस दिस -i कैप -j + 4j +3k कैप +3j कैप और +k -5k कैप हो जाएगा बेटा, राइट। समझ गए, ये दोनों वेक्टर्स मैंने लिख लिए हैं। अब मैं सपोज इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं, तो cos थीटा विल बी गिवन बाय BC डॉट BA अपॉन mod BC mod BA, है ना। ये वाला फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल कर लिया, ये वाला cos थीटा इज दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपॉन देयर मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट। चलो BC डॉट BA निकाल लो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो मिल गया, 2 × -1 -2 -3 +5। अरे वाह, ये तो मजेदार बात हो गई, क्यों, बिकॉज ये ही न्यूमरेटर 0 आ गया। नीचे अब जो मर्जी आता रहे, नीचे जो मर्जी आता रहे बेटा, तो क्योंकि अब तुम्हारा न्यूमरेटर में 0 बन गया, 0 अपॉन एनीथिंग 0, यानी cos थीटा 0 मतलब थीटा 90 डिग्री। सो एंगल बी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंगल बी क्या आ गया, 90 आ गया। बहुत बढ़िया हो गया है। तो अब एंगल ए निकालना हो तो अब ऐसे ही बिल्कुल निकाल लेना यार। अगर ये एंगल अल्फा मान लिया, सो दिस वेक्टर cos थीटा अल्फा तुम निकाल लोगे अब बिल्कुल सेम तरीके से ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है, बाकी सारे एंगल्स भी अब आप निकाल सकते हैं यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। चलो एक और देखते हैं, थीटा बी द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, ये मैग्नीट्यूड 1 है, और साइन थीटा 3/5 दिया है। तो ट्राइंगल, या वैसे हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा, यहां से निकाल सकते हैं, ट्राइंगल मत बनाओ बोर्ड्स में, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है जी। अच्छा, अब कॉस थीटा तो देखो, साइन थीटा तो पॉजिटिव ही होगा, थीटा होता है 0 से पाई, एंगल बिटवीन वेक्टर 0 से पाई होता है, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा, बट कॉस थीटा तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ऑब्ट्यूज हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो +-√1 - 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा +-4/5 कॉस थीटा आ गया। नाउ हमें पूछा है ए कैप डॉट बी कैप, सो मॉड ए कैप मॉड बी कैप कॉस थीटा, ये दोनों 1 है, यूनिट वेक्टर्स हैं। कॉस थीटा की जगह +-4/5, तो +-4/5 हो जाएगा हमारा आंसर। सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, प्लस माइनस मैंने ऑप्शंस में देखे तभी मेरे माइंड में आया, इस तरह से हमें करना है। अगला, अब ये वाले जो सवाल आ रहे हैं नेक्स्ट वाले, इनको करने के लिए हमें लास्ट प्रॉपर्टी जो छोड़ी थी वो भी पढ़ लेते हैं। ये वाली एक छोड़ी थी ना हमने, मॉड A + B होल स्क्वायर। तो देखो, नॉर्मल आपके स्केलर एलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता था ना, A + B होल स्क्वायर, वेक्टर में नहीं स्केलर में, A + B होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB। बिल्कुल वही फॉर्मूला आपका यहां भी लग जाएगा, A² की जगह आ जाएगा मॉड A² प्लस मॉड B², और 2AB की जगह 2A डॉट B आ जाएगा। बस सेम फॉर्मूला आपके जो स्केलर एलजेब्रा में चलते हैं वो वेक्टर एलजेब्रा में भी चलेंगे डॉट प्रोडक्ट के लिए। एक और फॉर्मूला होता था A - B होल स्क्वायर, हाँ वो भी चलेगा, बिल्कुल सब चलेंगे। एक प्रूफ करके भी दिखा दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका हो जाएगा A² + B² -2A डॉट B आ जाएगा। ठीक है, 3 होते तो A + B + C होल स्क्वायर का भी तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 8th 9th में, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। सेम चीज यहां पर भी हमारे पास आ जाएगी, A² की जगह मॉड A², मॉड B² मॉड C² + 2A डॉट B + 2B डॉट C + 2C डॉट A। ठीक है, सारे फॉर्मूले चलेंगे, सारे जो तुम्हारे अलजेब्रा में चलते थे स्क्वायर वाले। हाँ, अब ये प्रूफ क्या है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो देख लो, एक का प्रूफ बता देता हूं। पहले वाले का, मॉड A + B होल स्क्वायर को आज मैंने बताया आप लिख सकते हो A + B का डॉट विद A + B। भाई आज हमने देखा था ना, किसी भी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर, ये वाला मॉड A होल स्क्वायर होता है A डॉट A,
तो मॉड वी होल स्क्वायर, कोई भी वेक्टर हो ना, कोई भी वेक्टर हो, मॉड वी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी डॉट वी हो जाएगा। तो सेम लॉजिक मैं इसमें लगा रहा हूं कि भाई मॉड ऑफ दिस होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस डॉट दिस, खुद के साथ डॉट। अब डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी हो जाएगा बेटा। और ए डॉट ए आपको पता है मॉड ए स्क्वायर होता है, फिर से ये वाला भी मॉड बी स्क्वायर होता है, पहले लिख लेता हूं। और ए डॉट बी डॉट ए सेम होते हैं, है ना, कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं क्योंकि दोनों का ही फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो देयरफॉर ये वाली चीज हो जाएगी 2a डॉट बी, हेंस प्रूव्ड। आरएचएस हमारा आ चुका है। तो एनीवेज ये इसका प्रूफ है। सारे कहने का मतलब ये है जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं स्केलर अलजेब्रा में, वो सारे वेक्टर अलजेब्रा में लगेंगे, बस मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगा देना। चलिए तो देखते हैं, जैसे एक सवाल, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा है, तो आप ए प्लस बी को माइनस ऑफ सी लिख के स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ, मैग्नीट्यूड ले लो, एक ही बात है, वो तो मॉड ले लो, ऐसे ही होल स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब एस बी एस करेंगे, मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर, मॉड में माइनस तो हट जाएगा, मॉड सी स्क्वायर ही हो जाएगा। और ये फॉर्मूला भी बताया, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, 2a डॉट बी होता है ना, 2a डॉट बी होता है फॉर्मूला। मॉड ए स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, मॉड बी स्क्वायर हो गया 25, ए डॉट बी को लिख दिया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, क्योंकि हमें ए और बी के बीच में ही एंगल क्रिएट करना है, उसको थीटा मान लिया। और मॉड सी स्क्वायर हो गया 49, ये उधर गए, सो 2 मॉड ए मॉड बी की जगह फिर से 3 इंटू 5 कॉस थीटा हो गया 49 माइनस 9 माइनस 25, 15 30 कॉस थीटा कितना हो गया बेटा, 40 माइनस 25 होता है 15, है ना, 40 माइनस 25 बिल्कुल 15 होता है। सो कॉस थीटा हो गया 15 बाय 30 यानी हाफ, थीटा हो गया 60 डिग्री, 180 तक वाला लेना एंगल। सो थीटा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे हमने क्वेश्चन कर दिया। इस तरह का क्या है, आए हुए हैं क्वेश्चन, देखो एक और अभी दिखा रहा हूं आपको, बोर्ड्स का भी दिखाऊंगा अभी, पहले एक ये कर लेते हैं। मॉड ए दिया है 11, मॉड बी दिया है ये, मॉड ए माइनस बी दिया है, मॉड ए प्लस बी पूछा है। ठीक है, अब इसका देखो डायरेक्ट एक ट्रिक बना सकते हैं हम, क्योंकि अगर स्केलर नंबर से सोचो, ये होता है स्केलर नंबर्स में, देखो एक फॉर्मूला 2ab की टर्म कट जाती है इन दोनों में, 2 टाइम्स मॉड ए 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है स्केलर नंबर में, होता है ना भाई, 2ab की टर्म कट जाएगी। बिल्कुल सेम अगर हम वेक्टर में सोचें तो कंसीडर a माइनस बी मॉड ए माइनस बी होल स्क्वायर मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, राइट। ये हमें दिया है 30, है ना, 30 ये हमसे पूछा है, और ये वाला हमें दिया है, मॉड ए दिया है 11। यहां से बस अब आप कैलकुलेट कर लेना, इस टर्म को उधर ले जाओ 30 होल स्क्वायर को, और कैलकुलेशंस कर लेना, आंसर बढ़िया सा आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका अच्छा सा आ जाएगा, कुछ प्यारा सा, सब रूट वूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट फ्री आंसर आ जाएगा। तो देखो अब कैसा क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा गया है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो भी देख लेते हैं। ये पिछले 2-3 वाले बोर्ड्स के नहीं थे, मैंने एक्स्ट्रा आपको करा दिए थे। ये देखिए, ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स है मतलब पहले ही लिख लिया करो भैया, मॉड ए मॉड बी 1 है, टोपी लगानी चाहिए बट जान के नहीं लगाई है ताकि तुम कंफ्यूज रहो, बट यूनिट वेक्टर लिख दिया है तो हम मैग्नीट्यूड को 1 मान सकते हैं बेटा। मॉड ए मॉड बी 1 दिया हुआ है, हमसे दिस इक्वल टू दिस पूछा बोला गया है, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो 2a प्लस 3b होल स्क्वायर 3a माइनस 2b होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वही लगा दो, 4 मॉड ए स्क्वायर प्लस 9 मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 6 2 12 ए डॉट बी आ जाएगा। समझ गए ना कैसे, जो स्केलर कोफिशिएंट है वो तो एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिए, 12 ए डॉट बी हो गया, इधर आएगा 9 ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर, करेक्ट,
और -12a.b, 12a.b आ जाएगा बेटा, करेक्ट। चेक कर लीजिएगा, सही है। ठीक है, अब देखो 4a² तो कट गया, इस 4a² इसमें से कट गया, 5 ही रह जाएगा, और 4b² यहां कट गया, यहां 5, तो 5 mod b² और 12 12 24a.b इज इक्वल टू 5 mod a² बेटा बन जाएगा, करेक्ट। वैल्यू डालनी रह गई है बस। अब हमें क्या बोला गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है। अच्छा, mod a mod b 1 थे, तो ये 1 ये 1, तो एक्चुअली ये 5 और ये 5 भी कट जाएगा, तो 24a.b इज 0, यानी a.b इज 0, और a.b 0 मतलब mod a mod b cos थीटा इज 0, mod a mod b तो 1 है, यानी cos थीटा ही तुम्हारा 0 हो गया। cos थीटा 0 मतलब थीटा तुम्हारा 90 डिग्री है, एंगल बिटवीन द वेक्टर शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए, आसान हो गया अब ये क्वेश्चन। वही फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया स्केलर नंबर वाला। एक और देख लेते हैं, ये भी ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, फिर से mod a mod b mod c सब 1 है, mod a mod b mod c सब 1 है, और आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछा है, तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं। ए प्लस बी प्लस सी अगर नल वेक्टर है तो ये इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, मॉड ले लिया दोनों तरफ। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, mod a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज 0, राइट, 0 हो गया। अब इसका फॉर्मूला अभी बताया था, 3 में भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा, 3 में भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ये वाला लगा रहा हूं, राइट। तो mod a² प्लस mod b² प्लस mod c² 2a.b प्लस 2b.c प्लस 2c.a, ये क्या हो गया, 0 हो गया बेटा। और क्योंकि यूनिट वेक्टर थे ये 1 1 1, तो 3 प्लस 2 a.b 2 कॉमन ले लिया, प्लस b.c प्लस c.a। तो यहां से अब आप 3 राइट में ले जाइए, उधर जाके -3 हो जाएगा, सो a.b प्लस b.c प्लस c.a की वैल्यू बन गई -3/2, -3/2 बेटा वैल्यू बन गई। दैट्स इट, इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट के सिर्फ बेसिक फंडे नहीं, एप्लीकेशंस भी हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का, प्रोजेक्शन निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन सेकंड वेक्टर। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, तो ये दो वेक्टर गिवन है ए और बी, हमें क्या निकालना है, ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, तो दिस मच इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए है तो मॉड ए लेंथ हो गई, ये थीटा मान लेते हैं, तो मॉड ए कॉस थीटा हो गया प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या हो गया, मॉड ए कॉस थीटा। बट कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा तो एंगल बिटवीन वेक्टर वाला है, a.b अपॉन मॉड ए मॉड बी होता है कॉस थीटा, मॉड ए कट गया, तो a.b अपॉन मॉड बी हो गया प्रोजेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप फर्दर लिख सकते हो b अपॉन मॉड बी को b कैप लिख सकते हो। सो a.b कैप इज द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ऑन b, ठीक है, किसका, a का b पर, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसका कैप आना है। देखो b अपॉन मॉड b था ना, b के ऊपर प्रोजेक्शन निकाला गया था, तो b के ऊपर कैप है, a पे कैप नहीं है, सो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज a.b कैप, यही यहां पे लिखा हुआ है। देखो प्रोजेक्शन ऑफ a स्केलर कंपोनेंट है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इस लाइन की सिर्फ लेंथ है वो, a.b कैप, या ऐसे आप लिख सकते हो। इसी को अगर वेक्टर कंपोनेंट में चेंज करना है तो स्केलर को वेक्टर में कैसे चेंज करते हो सर, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो आया है, सो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या हो जाता, वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाता, ये जो आया है इसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्शन क्या है इसकी, बी कैप, मतलब बी अपॉन मॉड बी, बी अपॉन मॉड बी, बी कैप को फिर से हटा दो, देखो बी अपॉन मॉड बी लिख के यही चीज बन जाएगी a.b, है ना, समझ गए ना भाई, ये वाले को फिर से हटा दो, सो a.b टाइम्स बी, एक मॉड बी इसका, एक मॉड बी इसका, मॉड बी होल स्क्वायर, यही चीज हमारी बन गई है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोजेक्शन, वो था स्केलर प्रोजेक्शन। देखो जनरली बोर्ड्स में यही आया है स्केलर, बट मैंने लिख दिया है वेक्टर भी, और एक तीसरा भी लिख दिया है जो बोर्ड्स में नहीं आया है, थोड़ा मुश्किल भी है बोर्ड्स के लिए, जेई में ही आता है जनरली, कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जो स्केलर वाला निकाला था, सॉरी जो पैरेलल वाला प्रोजेक्शन वेक्टर कंपोनेंट निकाला था, ये रहा
ये माइनस कर दो ए में से, जो ए वेक्टर था उसमें से ये वाला माइनस कर दो, तो ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या होता है, ए में से ए पैरेलल माइनस करना होता है, दैट्स इट। बोर्ड्स के लिए थोड़ा ये काम नहीं आना थर्ड वाला, बट स्टिल बता दिया एक जगह। चलो तो देखते हैं, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन, प्रोजेक्शन ऑन ऑफ अ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कैसे निकालूं भाई, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर पता है ना, आई कैप। तो बस इसका कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या लेना है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एनी वेक्टर इज ए डॉट बी कैप। तो इसका क्या हो जाएगा, ए डॉट आई कैप हो जाएगा बेटा, है ना। आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो ए डॉट आई कैप इज गोइंग टू बी प्रोजेक्शन, तो इसका डॉट विद आई ले लो, सिर्फ 3 बचेगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस क्या हो गया 3, वाई एक्सिस में ए डॉट जे कैप हो जाएगा फिर, है ना। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस मतलब जे कैप। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है, ए डॉट बी कैप, बी क्या है इस बार, जे कैप है, तो जे कैप के साथ प्रोजेक्शन लूंगा तो ये आएगा -1, बट स्केलर प्रोजेक्शन है, मैग्नीट्यूड में चेंज भी कर सकते हो। अगर आपसे कोई सिर्फ लेंथ पूछे तो 1 हो जाएगी, -1 भी छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद z एक्सिस में हो गया ए डॉट के कैप 2 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा बेटा z एक्सिस पे प्रोजेक्शन। अब इस वेक्टर पे निकालना है, ए का इस पे निकालना है किसी और जनरल वेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला था ए डॉट बी कैप, इस वेक्टर का डॉट इसके, या फिर ऐसे लिख लो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, राइट, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। सो ए डॉट बी निकाल लो, इन दोनों का डॉट, 3 -1 +1 +2 इंटू 1 +2 अपॉन मॉड बी का मतलब हो गया √1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3, तो 3 3 6 अपॉन √3, 2√3 आ गया इसका स्केलर प्रोजेक्शन बेटा। क्या आ गया, स्केलर प्रोजेक्शन 2√3। बट ये भी बोला है ऑल्सो फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन या वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन मैंने तुम्हें बताया था कि स्केलर निकालने के बाद उसमें बस डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दो, यही तो प्रूफ किया था मैंने। स्केलर निकाल के b अपॉन मॉड b कर दिया था, तो वो भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो b, ये जो स्केलर निकाला था 2√3, इसमें मल्टीप्लाई कर दो b अपॉन मॉड b था ये अपॉन √3, इसका मैग्नीट b अपॉन मॉड b मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट गया, सो 2 टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये इसका क्या बन गया, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी बन गया बेटा, या वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी बन गया। ये सारे हमारे आंसर्स होने चाहिए। स्केलर वाले दिए हुए हैं, ठीक है। ये वाला भी देखो उन्होंने पॉजिटिव कर दिया, जो मैं कह रहा था आपको, क्योंकि स्केलर प्रोजेक्शन को हम ये अज्यूम करते हैं वो लेंथ है, राइट। सो लेंथ का मतलब हम उसको -1 को 1 कर देंगे। वेक्टर प्रोजेक्शन में माइनस नहीं हटाते, हम वैसे ही रखते हैं। चलो एक ये देखते हैं 2020 का क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस इज 0, तो यानी ए डॉट बी अपॉन मॉड बी इज 0, प्रोजेक्शन 0 दिया हुआ है, यानी ए डॉट बी कैप, बस इतना याद रखो, फॉर्मूला होता है ए डॉट बी कैप, है ना, या ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी ए डॉट बी बेटा हो गया 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 रख लो, खत्म। आई कैप का मल्टीप्लाई 2, जे कैप का 2 और 0 है तो 0 ही हो गया, 3 लैम्डा हो गया, तो लैम्डा बन गया -2/3, लैम्डा बन गया -2/3, सी ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं बेटा बोर्ड्स में, वेक्टर में कुछ नहीं पूछते। 11वीं में अगर आपने फिजिक्स में भी वेक्टर सही से पढ़ रखा है तो भी मेजॉरिटी ऑफ वेक्टर आपका बोर्ड्स का कवर्ड है। प्रोजेक्शन एक बस नई चीज है। ए एंड बी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। चलिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए डॉट बी कैप होता है, ए डॉट बी कैप होता है, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या हो जाएगा, बी डॉट ए कैप हो जाएगा बेटा, राइट, बी डॉट ए कैप हो जाएगा। बी का ए पर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे उसका कैप लेना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगा लो, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, इसका लगा लो बी डॉट ए अपॉन मॉड ए, तो अपॉन वाला मॉड ए ऊपर चले गया। अच्छा, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी नो बी डॉट ए और ए डॉट बी तो सेम आएंगे, निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली ये बन गया मॉड ए अपॉन मॉड बी रेशियो, मॉड ए निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या है
रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मॉड बी क्या है बेटा? 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ये बन गया 4 4 8 9 3 अपॉन 25 और 25 50 रूट 50। तो 3/5 रूट 2, 3/5 रूट 2 आ गया इसका आंसर। एज सिंपल एज दैट, राइट। एक नंबर का सवाल था, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। प्रोजेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। एक और देखते हैं, प्रोजेक्शन पे एक और देखते हैं। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रोजेक्शन पे। देखो, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b प्लस सी ऑन द वेक्टर a। तो b और c को जोड़ लो, d मान लो, d मान लो b प्लस सी। तो b प्लस सी निकाल लेते हैं, 2i 3i प्लस j प्लस 2k। तो हमें निकालना है d का प्रोजेक्शन ऑन a। तो d डॉट a कैप हो गया प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन कुछ नहीं लिखा, वेक्टर प्रोजेक्शन नहीं लिखा है तो आप स्केलर निकाल के छोड़ सकते हैं। तो प्रोजेक्शन हो गया d डॉट a कैप। तो d डॉट a अपॉन मॉड a। d a था, a क्या था भाई? 2i माइनस 2j प्लस k। ठीक है भाई, सही लिखा है ना मैंने? b और c ऐड करे थे, 3j प्लस 2k, राइट। अब d डॉट a निकाल लेते हैं, इन दोनों का डॉट लेके। d डॉट a आ गया 6 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन मॉड a रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1। 2 2 गया 6/3, यानी प्रोजेक्शन आ गया 2 यूनिट्स का। प्रोजेक्शन आ गया 2 यूनिट्स। इतना सिंपल क्वेश्चन। चलो अगला देखेंगे। 2024 में भी एक पूछा है, असर्शन रीजनिंग में पूछा गया है बेटा अपने पास प्रोजेक्शन का क्वेश्चन। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज सेम एज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। यही भाई गलत हो गया, ये तो हमें पता है भाई, रॉन्ग। ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होता है ए डॉट बी कैप, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होता है बी डॉट ए कैप। अभी हमने देखा था इनका रेशियो 1 थोड़ी ना आया था। जो सेम होते तो ये रेशियो 1 आता ना हमेशा। रेशियो तो 1 आया नहीं, वो तो डिपेंड करता है मॉड ए और मॉड बी पे। हाँ, ये दोनों बराबर आ जाते तब रेशियो 1 आ जाता, यानी ये दोनों इक्वल होते। बट इन जनरल वी कांट से दैट ये दोनों के प्रोजेक्शन ए और बी का ए पे सेम नहीं होंगे। वो तभी सेम होंगे अगर मॉड ए मॉड बी बराबर होते, राइट। एट दिस मोमेंट दे आर नॉट सेम। एंगल बिटवीन ए एंड बी सेम एज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। ये सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि ए और बी के बीच में जो एंगल आएगा वही तो बी और ए के बीच में होगा। न्यूमेरिकली कॉस थीटा तो सेम आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्योंकि सेम होता है। सो ये ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। 1 मार्क का क्वेश्चन है भाई। चलो, तो डॉट प्रोडक्ट के ये एप्लीकेशंस मैंने आपको करा दिए हैं, सारी बातें बता दी हैं। मेजर एप्लीकेशन इसका प्रोजेक्शन है, वो भी आपको करवा दिया है। अब हम आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारा है जेई में, सॉरी बोर्ड्स में, अब क्रॉस प्रोडक्ट तक ही है। पहले एक जमाना होता था जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी था बोर्ड्स के सिलेबस में, आज से 4-5 साल पहले, बट वो अब हटा दिया गया। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट तक ही बस पढ़ना है। चलिए तो देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ए क्रॉस बी ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को बेटा वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ए क्रॉस बी हम इसको बोलते हैं, ए क्रॉस बी इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। और क्योंकि वेक्टर है तो आंसर भी वेक्टर आएगा। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आंसर आता था, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो वैल्यू है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड है, और एक डायरेक्शन भी मल्टीप्लाइड है। एन कैप क्या है? डायरेक्शन है। तो मॉड मैग्नीट्यूड तो इसका इतना ही है, मॉड ए क्रॉस बी कितना है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा है। वहां कॉस होता था, यहां साइन थीटा है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये वेक्टर है। ए डॉट बी तो स्केलर ही होता था, ए डॉट बी का स्केलर ही होता था, बट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये है और एक डायरेक्शन भी है एन कैप, जो कि मिलती है राइट हैंड थंब रूल से। अगर ये ए वेक्टर है, ये बेटा बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी हमें कैसे मिलेगा? ए क्रॉस बी आपको ए से बी की तरफ फिंगर्स कर्ल करनी है, ए से बी की तरफ ए क्रॉस बी, तो थंब जहां पॉइंट कर रहा है वो अपना डायरेक्शन देता है ए क्रॉस बी का। सो अगर हम दोनों वेक्टर ए एंड बी को प्लेन ऑफ बोर्ड में मान लें, यहीं पे है, तो ए क्रॉस बी कैसे आएगा? बाहर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड आ जाएगा। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एन कैप की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये बात आपने सीखी होगी फिजिक्स में भी, राइट हैंड रूल से हमें डायरेक्शन मिलती है ए क्रॉस बी की।
ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होंगे? देखो मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे। अगर मॉड बी क्रॉस ए बी लिखूं कोई फर्क नहीं आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ही रहेगा। बट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? देखो ए क्रॉस बी में हमने ए से बी की तरफ फिंगर्स कर्ल करी थी, बी क्रॉस ए में हम बी से ए की तरह करेंगे। सो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा? इनसाइड द बोर्ड चले जाएगा, मतलब जो वेक्टर आउटसाइड द बोर्ड आ रहा था, ऐसे आ रहा था, वो अब अंदर की तरफ चले जाएगा। यानी एन वेक्टर किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस एन वेक्टर से। यानी कि अगर मैं बी क्रॉस ए वेक्टर की बात करूं तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट जो एन कैप पहले आपने लिखा था उसकी जगह माइनस एन कैप लिख दो, यानी माइनस कॉमन ले लो। तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स, और जो बचेगा वो ए क्रॉस बी था। सो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता था, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता था, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट में बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी हम कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा होगा कोई भी दो वेक्टर्स के लिए। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक बात हो गई, यही मैंने लिखा हुआ है। इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए, इनफैक्ट ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। ठीक है, दूसरी बात, ए क्रॉस बी जीरो कब होगा? अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ए क्रॉस बी जीरो होने का मतलब ये दोनों तो जीरो नहीं है, मॉड जीरो नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर है, साइन थीटा जीरो है, यानी थीटा जीरो है, यानी वेक्टर्स पैरेलल हैं बेटा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर्स आर पैरेलल। तो इफ ए क्रॉस बी इज जीरो दैट मींस वेक्टर्स आर पैरेलल, क्योंकि साइन थीटा जीरो हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ए क्रॉस ए क्या होगा? जैसे ए डॉट ए तुमने पढ़ा था, मॉड ए स्क्वायर था, ए क्रॉस ए क्या होगा? तो ए क्रॉस ए हमेशा जीरो होगा भाई साहब, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंगल बिटवीन ए एंड ए क्या है? जीरो है। और साइन की टर्म आती है यहाँ, साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। इस वजह से ए क्रॉस ए हमेशा जीरो होगा, बिकॉज फॉर्मूले में क्या आ रहा है? साइन थीटा, थीटा ही जीरो है, इसलिए ए क्रॉस ए हमेशा जीरो आएगा। फिर आपका जनरल फॉर्मूला होता है आई जे के टर्म्स में क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन आपको आता है। सो ए क्रॉस बी इज गिवन बाय द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ आई जे के। पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स देखो, a1 a2 a3, दूसरी b1 b2 b3। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट निकल कर आ जाता है, a क्रॉस b की वैल्यू निकल कर आ जाती है। क्यों आती है वो सब याद रखो, ऐसा होता है भाई। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड्स का क्वेश्चन देखेंगे। बोर्ड्स का क्वेश्चन देखेंगे, मॉड ए दिया है 2, मॉड बी दिया है 7, मॉड ए क्रॉस बी दिया है, ओ सॉरी ए क्रॉस बी दिया है। तो भाई मॉड ले लेता हूं दोनों तरफ, मॉड ए क्रॉस बी, क्योंकि हमें एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है, विल बी मॉड 3 2j 6k। मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड तुम निकाल सकते हो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। मॉड ए मॉड बी दिए 2 and 7, और ये कितना आ जाएगा भाई? 9 4 36 40 और 49, 7 ही आ गया। सो 2 into 7 साइन थीटा इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कटा, साइन थीटा बराबर हाफ। यानी कि थीटा क्या हो गया? अब यहां होती है गलती, साइन थीटा हाफ से हमें इतनी आदत होती है थीटा को 30 लिखने की, गलती हो जाती है। दूसरा 150 भी तो हो सकता है, क्योंकि भाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही साइन थीटा हाफ होता है। ट्रिग्नोमेट्री इतनी बेसिक आनी चाहिए। और क्योंकि 180 तक आता है ना एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो क्या होता है? 180 तक आता है। सो 30 और 150 दोनों ही सही हैं, साइन थीटा हाफ आया है। कॉस थीटा एक ही वैल्यू देगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, बट साइन थीटा तो दोनों में पॉजिटिव होता है ना। सो बोथ द एंगल्स हैव टू बी कंसीडर्ड। चलो एक और देखते हैं, 2023 का देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन सेज वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट मॉड ए मॉड बी दिया है, ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर मतलब मॉड ए क्रॉस बी इज 1। मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये 3 है 2/3, तो साइन थीटा फिर से हाफ आ गया है ना। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फिर से थीटा तुम्हारा 30 डिग्री और 150 दोनों लिखने हैं भाई, एक लिख दोगे नंबर कट जाएंगे, दोनों ही एंगल्स पॉसिबल हैं। नेक्स्ट,
प्रूव दैट मॉड ए क्रॉस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, वही जैसे हमने पहले किया था ए डॉट बी में, है ना। यहां क्योंकि साइन थीटा आता है, कंसीडर, आप ये कर सकते हो, कंसीडर साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई मॉड ए मॉड बी बोथ साइड, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। नाउ दिस बिकम्स मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। करेक्ट, तो हमने प्रूव कर दिया मॉड ए क्रॉस बी विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए इनटू मॉड बी। स्टेट द कंडीशन अंडर विच द इक्वालिटी होल्ड्स, मतलब ये इक्वल टू का साइन कब आएगा, जब यहां इक्वल, जब यहां इक्वल। सो इक्वालिटी होल्ड्स, आगे तुम लिखोगे इक्वालिटी होल्ड्स, कैसे लिखना है ये भी दिखा रहा हूं। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 मतलब थीटा हमारा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, यानी अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए तो साइन थीटा 1 हो जाएगा और इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हो गए तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी बेटा, ठीक है। इतनी बात सही है। क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक फंडामेंटल पे मैंने आपको बात बताई है। अब ये तो मैग्नीट्यूड के ऊपर क्वेश्चंस हुए, 2-3 जो हैं सारे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पे करवाए हैं। एक, अब क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, वेक्टर होता है ना, तो जरा इसका भी एक एप्लीकेशन समझ लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर, सो अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स के लिए, जेई के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी भी एक यूनिट वेक्टर निकालना है दो वेक्टर के परपेंडिकुलर। देखो अभी मैंने देखा था ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, तो ए क्रॉस बी हमेशा इसके परपेंडिकुलर आता है। ए क्रॉस बी क्या आता है, दोनों के ही परपेंडिकुलर आता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर आ गया। सो अगर आपको बेसिकली ए क्रॉस बी की जो डेफिनेशन होती है, मॉड ए क्रॉस बी इंटू एन कैप होती है, यही तो था, है ना। और एन कैप की बात करी जा रही है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, सो एन कैप हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। इनफैक्ट प्लस माइनस क्यों लगाया हुआ है यहां, क्योंकि भाई अंदर भी हो सकता है यूनिट वेक्टर, बाहर भी हो सकता है, तो चाहे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन वाला ले लो, चाहे बी क्रॉस ए वाला ले लो, दैट्स वाई प्लस माइनस साइन, दोनों से ही हमें वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन मिल जाता है। तो अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर, ऐसा कहीं भी लिख दें तो तुम समझ जाना, तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। जैसे कि इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स दिस एंड दिस, ठीक है। तो बिल्कुल क्लासिक क्वेश्चन हो गया ये, इसी के ऊपर डायरेक्टली। तो पहले हम इसको करने का प्रॉपर तरीका देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव आया है तो एक शॉर्टकट ट्रिक भी देख लेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दिया है आई कैप माइनस के कैप, तो हमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए क्रॉस बी निकालना है अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। चलो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। सो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका डिटर्मिनेंट से होता है बेटा, जब भी आई जे के टर्म्स में वेक्टर दिए हो, इसका कोफिशिएंट 1, जे वाला 0, के वाला 1, 1 0 -1। अब जरा इसको एक्सपैंड कर देते हैं, आई कैप इंटू 0 -0 माइनस जे कैप इंटू -1 -1, करेक्ट, और प्लस के कैप इंटू 0। सो हमारे पास क्या आ गया, ये गया, ये गया, 2 जे कैप आ गया बेटा। ए क्रॉस बी क्या आ गया, 2 जे कैप आ गया है, 2 जे कैप आ गया है। तो बस फॉर्मूला सेज कि जो यूनिट वेक्टर है दिस अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी एन कैप जो होगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, प्लस माइनस लगा लेना चाहिए होगा। तो ए क्रॉस बी है 2 जे कैप और इसका मैग्नीट्यूड तो 2 है, तो जे कैप इज द प्लस माइनस जे कैप, दोनों सही हैं, हमें सिर्फ प्लस जे कैप दिया है, बी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे, प्लस माइनस दोनों सही होते अगर होता तो, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें, अब ये तो हो गया प्रॉपर तरीका। ऑब्जेक्टिव तरीका क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन चेकिंग यार। अ यूनिट वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर, तो इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी, तो मतलब इसके साथ भी डॉट चेक कर लो, 0 होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ यही वेक्टर आ रहा है जिसका इसके साथ भी डॉट 0 आ रहा है, इसके साथ भी डॉट 0 आ रहा है ना, क्योंकि अगर ये ए है ये बी है और हमारा वेक्टर वी है, तो वी डॉट ए भी 0 होना चाहिए, वी डॉट बी भी 0 होना चाहिए। ऐसा एक ही ऑप्शन है जिससे दोनों का डॉट 0 हो रहा है, दोनों का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखो 2023 में भी पूछा गया था। एक वेक्टर दे दिया, एक वेक्टर दे दिया, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। तो आपको क्या करना है, फिर से वही करना है, ए क्रॉस बी ले लेना है आई जे के करके, 4 -1 1 2 -2 1 करके, आई कैप इंटू -1 + 2 माइनस जे कैप इंटू 4 -2 प्लस के कैप इंटू -8 + 2। तो आई कैप -2 जे कैप -6 के कैप, ऐसा हो जाएगा बेटा वेक्टर, राइट। ए क्रॉस बी हो जाएगा, बट ए क्रॉस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। प्लीज नोट, अब प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों सर? क्योंकि ये नहीं बोला ना कि दोनों के परपेंडिकुलर निकालना है, तुम्हें बोला ए क्रॉस बी के अलोंग निकालना है। ए क्रॉस बी आ गया, तो तुम्हें यूनिट वेक्टर अगर निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी बोला है, तो ये करके तुम बस इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, राइट। सिर्फ इससे डिवाइड कर दो, इस बार प्लस माइनस नहीं लगना। वो कब करते, जब हमसे बोला होता ए एंड बी आर दिस, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब अगर बोला गया था तो प्लस माइनस लगाते। उसने बोला नहीं, ए क्रॉस बी वाली डायरेक्शन के अलोंग ही यूनिट वेक्टर निकालो, तो वो एक ही आएगा, ये वाला। ठीक है, निकाल लेना अब यहां से, √41 बन जाएगा, जो भी है आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम सवाल ये देखिए, ये अब आप होमवर्क में कर लेंगे। ए बी सी दिया है, फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। तो पहले v1 वेक्टर निकाल लेना, a प्लस बी दोनों को जोड़ के, v2 निकाल लेना b माइनस सी, और यूनिट वेक्टर फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, यूनिट नहीं बोला है, फाइंड अ वेक्टर पूछा है। सो अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ v1 and v2 is given by v1 क्रॉस v2। यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ एक वेक्टर निकालना है, वो हमने निकाल लिया। सिर्फ एक वेक्टर निकालना है, वो हमने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये a प्लस बी बनाना, b माइनस सी बनाना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से ले लेना। चलो अगला देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पे एक और देखते हैं बेटा, एक और देखते हैं। ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ए डॉट बी दिया है, ए क्रॉस बी दिया है, मॉड बी पूछा है। अच्छा समझ गए, समझ गए। तो यार मॉड ले लेता हूं दोनों तरफ। देखो मॉड ए तो मुझे दिख रहा है √111 √3 हो गया, और मॉड ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहां से मॉड बी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। अच्छा ए क्रॉस बी भी तुम्हें दे रखा है, ए क्रॉस बी भी तुम्हें दे रखा है, सो मॉड ए क्रॉस बी हो जाएगा, मॉड ले लिया दोनों तरफ, मॉड जे कैप माइनस के कैप। तो मॉड ए क्रॉस बी बन गया √2 बेटा, √1² + 1²। मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए था तुम्हारा √3। अच्छा मॉड बी की जगह तुम यहां से डाल सकते हो, मॉड बी की जगह डाल सकते हो 1/√3 कॉस थीटा, यहां पे पुट कर देते हैं, है ना, 1/√3 इंटू कॉस थीटा, और यहां साइन थीटा, √3 गया, सो टैन थीटा हो गया √2। टैन थीटा क्या हो गया, √2 हो गया बेटा। बस अब तो टैन थीटा से तुम चाहो तो सेक थीटा निकाल लो, √1 + टैन स्क्वायर थीटा, तो 1 + 2 सेक थीटा आ गया √3। सेक थीटा √3, तो यानी कॉस थीटा को मैंने 1/√3 कह दिया, कॉस थीटा को 1/√3 यहां डाल देता हूं बेटा, कॉस थीटा को 1/√3 यहां पे डाल देता हूं, सो मॉड भी आ जाएगा 1/√3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू भी 1/√3, तो मॉड बी हो गया 1, मॉड बी क्या हो गया, 1 हो गया बेटा। ऐसे दो इक्वेशन, दो अननोन्स बेसिकली बना ली। एक इक्वेशन बना ली मॉड बी और कॉस थीटा में, और एक इक्वेशन बना ली मॉड बी और साइन थीटा में, है ना। तो दो इक्वेशंस, दो अननोन बी और मॉड बी एंड थीटा सॉल्व हो गए हमारे ऐसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और असर्शन रीजनिंग का 2024 में आया ये क्वेश्चन, वेक्टर्स पे असर्शन फॉर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए। ये तो भाई दुनिया जानती है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है।
और टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी होना चाहिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये तो फॉल्स है, बस सीधा सीधा ये तो समझ आ गया, ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन यार, कुछ नहीं करना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है कम्यूटेटिव नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। चलो अब जैसे हमने बेटा डॉट प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन करी थी ना प्रोजेक्शन, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन होती है कि अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, आज हमने देखो क्या किया था, ये अगर ए वेक्टर होता है ये बी होता है, तो हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से देखा था ये ए प्लस बी होता है डायगोनल। अब हम कुछ और बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा बेटा, इसका जो एरिया होगा दैट इज गिवन बाय मॉड ए क्रॉस बी। क्यों सर, अभी प्रूफ कर देते हैं, 2 लाइन का प्रूफ है। देखो मॉड ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है, ठीक है, थीटा क्या है, ये वाला एंगल है। अच्छा ये वाली सोचो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट जो हो जाएगी, ये अगर बी है तो लेंथ मॉड बी है, मॉड बी साइन थीटा एच। इस ट्राइंगल में देखो ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इक्वल टू एच अपॉन मॉड बी, ठीक है, यानी कि हाइट जो हो गई मॉड बी साइन थीटा हो गई। तो ये मॉड बी साइन थीटा ये हाइट है, और मॉड ए क्या है, बेस है, तो मॉड ए इज बेस और मॉड बी साइन थीटा इज हाइट, और बेस इनटू हाइट ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है। इसीलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय मॉड ए क्रॉस बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, किसी भी कभी भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है, 2 एडजेसेंट साइड्स लेके उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मॉड ले लेना है, ठीक है। चलो जैसे एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, सीधे सीधे दिखा देता हूं। गिवन फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी वेक्टर दिया है, बहुत अच्छी बात है, डी बी वेक्टर दिया है। अब देखो जरा थोड़ा सा एडिशन वगैरह लगवाई है कि यार ये जो फिगर है इसमें आप सोच सकते हैं डी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर शुड बी सेम एज डी बी वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। डी ए प्लस ए बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डीबी के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, इसलिए ये एडिशन सेम रहेगा। अच्छा डी ए वेक्टर ए बी वेक्टर हमें दिया है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, डी बी वेक्टर भी हमें दिया है, तो 2i में से गया तो डी ए वेक्टर बेसिकली निकल आएगा i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये क्या आ गया, डी ए वेक्टर बेटा आ गया है, डी ए वेक्टर आ गया है। तो एडी क्या हो जाएगा, फाइंड एडी लिखा है, डी ए का उल्टा हो जाएगा, एडी होगा माइनस ऑफ डी ए, सो माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये अपना एडी वेक्टर यहां तक हो गया। एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो ये आ गया, ये आ गया। अब मॉड लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एडी लो डी ए लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्योंकि मॉड है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मॉड ए डी क्रॉस डी सी, या ए बी लिख दो, ऊपर वाला एक ही बात है। 2 एडजेसेंट साइड लेनी है, ये और ये लेके कोई डायरेक्शन मर्जी, ए डी ले लो डी ए ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मॉड लगाना है। तो मॉड ए डी क्रॉस ए बी आपको निकालना है, तो ए डी क्रॉस ए बी निकालता हूं, ए डी क्रॉस ए बी, ए डी क्रॉस ए बी के लिए क्या करोगे, आई जे के लिख लिया बेटा। एडी के कंपोनेंट्स है -1 2 3 -1 2 3, और AB के कंपोनेंट्स हैं, AB के क्या है भाई, AB के तो ये रहे 2 -4 5 2 -4 5, और ये डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व कर देता हूं, इससे क्या मिल जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा वेक्टर में, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, बस आंसर हो गया। सो आई कैप इंटू 10 + 12, डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूं, माइनस जे कैप इंटू -5 - 6 प्लस के कैप इंटू 4 - 4, है ना, 4 - 4 तो 0 हो गया। सो 22 आई कैप और प्लस 11 जे कैप, ये हो गया है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा, √22²
प्लस 11 स्क्वायर, 11 कॉमन ले लो, 11 दूनी 22, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बच जाएगा, तो 11√5 स्क्वायर यूनिट्स, ये जरूर लिख देना भाई, स्क्वायर यूनिट्स हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लिया। तो अब ये सवाल भी तुम घर पे कर लोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर, डायगोनल्स दिए हुए हैं, अब डायगोनल्स दिए हुए हैं, अब साइड्स तो दी नहीं हुई। अब देखो डायगोनल्स में भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये फॉर्मूला तो लर्न हो गया, सीधे ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स गिवन, मान लीजिए अब डायगोनल्स दे दिए, ये पैरेललोग्राम है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, अगर ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है, तो बस कुछ भी नहीं करना है, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम में बस हाफ आ जाएगा, हाफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। जब साइड होती है तो हाफ नहीं आता, जब डायगोनल्स होते हैं तो हाफ भी आ जाता है, हाफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। कैसे आएगा सर ये? देखो इजी है, D1 तुम्हारा जो है A प्लस बी है ना, ये तो पता ही है तुम्हें, जो डायगोनल 1 है वो इसका और इसका रिजल्टेंट है। नाउ इस ट्राइंगल में अगर तुम देखो A प्लस D2 भी होगा, A प्लस D2 का जो डिस्प्लेसमेंट है A प्लस D2 का, वही B के बराबर भी है, तो D2 जो हो गया B माइनस A हो गया। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड कर दूं बेटा, तो A कट जाएगा, B की वैल्यू हो जाएगी हाफ D1 प्लस D2। ठीक है, ये हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इनको सबट्रैक्ट करता तो A की वैल्यू आ जाती हाफ D1 माइनस D2। ठीक है, B और A मेरे पास D1 D2 के टर्म्स में बेसिकली आ गए। और अब मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये प्रूव करना चाह रहा हूं। तो एरिया मेरे को पता है क्या होता है, मॉड A क्रॉस B होता है। A की वैल्यू और B की वैल्यू ये डाल दो बेटा, तो हाफ D1 क्रॉस माइनस D2 क्रॉस हाफ D1 प्लस D2। समझ गए क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने, बस A और B की वैल्यू ये दोनों डाल दी हैं। हाफ इंटू हाफ 1/4 बाहर हो गया, D1 माइनस D2 क्रॉस, ये मैं तुम्हें प्रूफ बता रहा हूं इस फॉर्मूले का कि ये कैसे आया है, राइट? एग्जाम में आ सकता है प्रूफ करने को भी। अब जरा ब्रैकेट्स खोलते हैं, D1 क्रॉस D1 तो 0 हो जाएगा, चलो ब्रैकेट पहले खोल लेते हैं, 1/4 D1 क्रॉस D1 माइनस D2 क्रॉस D1 प्लस D1 क्रॉस D2 माइनस D2 क्रॉस D2। नाउ D1 क्रॉस D1 0 है, ये वाला 0 है और ये वाला भी 0 है। क्यों? आज बताया था बेटा A क्रॉस A हमेशा 0 होता है। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि थीटा 0 हो जाता है, राइट? इसलिए D1 क्रॉस D1 D2 क्रॉस D2 तो 0 हो गए। और ये वाले में इस माइनस को हटा के प्लस कर लो, उल्टा कर लो, D1 क्रॉस D2 कर लो, इसको भी D1 क्रॉस D2, तो 2 टाइम्स D1 क्रॉस D2 हो गया है, ये मॉड है, 2 टाइम्स हो गया, 2/4 हाफ हो गया, तो हाफ मॉड D1 क्रॉस D2 बन गया है फॉर्मूला। तो अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहा है तब तुम डायरेक्ट यूज कर लो इसे, 1 नंबर का है कर लो यार, 2 नंबर का है तब भी कर लो, बट 4 नंबर में आ रहा है तो पहले प्रूव करो, पहले प्रोसेस फॉलो कर लो, फिर आप ये लगाइए। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारा 1 नंबर का है, इसमें तुम्हें नहीं इतनी मेहनत करके दिखानी, तुम्हें पता है सीधे डायगोनल D1 दिया है 2i कैप, D2 दिया है -3k कैप, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है हाफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। सीधे सीधे अब इसमें तो क्या ही लगाओगे, डिटर्मिनेंट भी 2i कैप क्रॉस -3k कैप कर देते हैं, 3 दूनी 6 बाहर आया, या 2 काट दो, -3 का मॉड 3 बाहर आ गया, i क्रॉस k, इसको लिख लो j, और j का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो 3 हो गया तुम्हारा आंसर बेटा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, समझ गए? समझ गए? चलो एक और देखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय, तो जब साइड दी हो तो हाफ नहीं लगाना है, बस इतना सा याद रख लो। सीधे ए और बी दिए हैं तो सीधे सीधे अब तुम क्या करोगे, एरिया का फॉर्मूला लगाओगे,
मॉड ए क्रॉस बी। डायगनल दिए हैं तो हाफ लगा देना, इतना सिंपल है ना। मॉड ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी निकालना, मैग्नीट्यूड निकाल लेना, आंसर सेम तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एप्लीकेशंस थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट। दो तरीके से बताया, एक साइड से मॉड ए क्रॉस बी, एक डायगनल से हाफ d1 क्रॉस d2। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं जो कि हो सकता है एक आध नंबर के क्वेश्चन में आ जाए, कभी आई नहीं है। एरिया ऑफ एनी जनरल क्वाड्रिलेटरल। अभी तक हम बात किसकी कर रहे थे? पैरेललोग्राम की कर रहे थे। अब मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं। अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगनल्स बेटा d1 और d2 हैं, सपोज दिस वेक्टर इज d1, दिस इज d2, ठीक है जी, d1 और d2 हैं, तो अगर आप उसका हाफ d1 क्रॉस d2 ले लें, हाफ मॉड d1 क्रॉस d2 ले लें, तो अभी हमने देखा था ये आया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बट किसी भी जनरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का भी यहीं से मिलेगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, हाफ d1 क्रॉस d2 हमेशा वैलिड है। ए क्रॉस बी नहीं है हमेशा, वो सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए था, बट हाफ d1 क्रॉस d2 इज वैलिड फॉर एनी जनरल क्वाड्रिलेटरल। हाफ d1 क्रॉस d2 किसके लिए वैलिड है बेटा? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड है। कैसा मर्जी क्वाड्रिलेटरल हो, उसका एरिया आपको हाफ d1 क्रॉस d2 के मैग्नीट्यूड से मिल जाएगा, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम हो, जैसा मर्जी हो, ट्रेपेजियम हो, ये आपको हर बार वर्क करेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखेंगे। ये इस पे क्वेश्चन आया नहीं है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे, बोर्ड्स में जेई में ज्यादा आते हैं, बट स्टिल पता होना चाहिए एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। A एंड B आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। चलो अगला क्वेश्चन। अब थ्योरी हमारी समाप्त हो गई है, बस एक दो क्वेश्चंस करके हम कॉन्सेप्ट्स को समराइज करके क्वेश्चंस को कर लेते हैं। A एंड B आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू A। जब भी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, यानी A प्लस बी डॉट A जीरो हो गया, एंड 2A प्लस बी डॉट बी भी जीरो होगा बेटा। ब्रैकेट जरा खोलते हैं, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए जीरो हो गया, एंड 2A डॉट बी प्लस बी डॉट बी भी जीरो हो गया। ठीक है, तो अब यहां से ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम ही होते हैं, तो ए डॉट ए को लिख लो मॉड ए स्क्वायर, इसको ए डॉट बी लिख लो, तो यहां से ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस मॉड ए स्क्वायर आ गई है, जिसको उठा के मैं यहां रख देता हूं, है ना। तो 2 इंटू माइनस मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी को लिख दिया मॉड बी स्क्वायर, तो यहां से आ गया मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 2 मॉड ए स्क्वायर, राइट। उधर ले गया ये वाली टर्म, और अब स्क्वायर रूट ले लो, प्लस माइनस तो आएगा नहीं, मैग्नीट्यूड है, तो मॉड बी इज √2 टाइम्स मॉड ए। प्रूव हो गया है बेटा। हमें मॉड ए और मॉड बी में रिलेशन चाहिए था, इसीलिए मैंने ए डॉट बी को एलिमिनेट कर दिया दोनों इक्वेशन से। बढ़िया क्वेश्चन हो गया, राइट। चलो 2 नंबर का सवाल आया है 2024 के इसी साल के पेपर में। एक ये देखते हैं, फॉर एनी टू वेक्टर्स प्रूव दैट मॉड ए क्रॉस, ये मॉड ही है, होल स्क्वायर मतलब मॉड ही है, फर्क थोड़ी पड़ता है ए वेक्टर का स्क्वायर लिखा है या मॉड ए स्क्वायर लिखा है, एक ही बात होती है। तो एक मॉड ए क्रॉस बी होल स्क्वायर हमें प्रूव करना है। ए स्क्वायर मतलब मॉड ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब मॉड बी स्क्वायर, और ये तो ए डॉट बी होल स्क्वायर है ही। तो चलिए प्रूव करते हैं। एलएचएस में क्या हो जाएगा? मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होल स्क्वायर, यानी मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया एलएचएस, राइट। एलएचएस तो ये हो गया। आरएचएस क्या हो जाएगा? आरएचएस हो जाएगा ए मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, और ए डॉट बी का फॉर्मूला डाल दो, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन, यहां 1 वहां माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सो आरएचएस और एलएचएस आप देख सकते हैं बराबर, मैंने एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव कर दिया। ठीक है भाई, कितना इजी हो गया। अब जो बच्चे थोड़ा जेई की तैयारी कर चुके हैं वो समझ गए क्या लिखा है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, जो आपने
पढ़ी होगी जेई लेवल में, बट उसका नाम नहीं देते हुए यहाँ पे बोर्ड में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया, इसे प्रूव करो। यही प्रूफ हमने वहां पे भी किया था। ठीक है भाई, चलो एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। एक इसी तरह का, ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी पर ही हो गया, चलो पहले ये करा देता हूं, यही करा देता हूं। तो देखो इसमें आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसमें आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, बट होल स्क्वायर है, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, ये बच गया 400। मॉड बी 5 दिया है, सो मॉड ए स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इज 400। तो मॉड ए स्क्वायर हो गया बेटा 400 अपॉन 25, 25 4 जा 100, तो मॉड ए स्क्वायर हो गया 16। प्लस माइनस मत लगा देना क्योंकि मैग्नीट्यूड बेटा पॉजिटिव ही होता है, तो मॉड ए आ गया 4। इजी क्वेश्चन, मॉड ए की वैल्यू ही पूछी गई थी। चलो एक और करते हैं, लास्ट सवाल खत्म करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे वही सब हैं, बहुत सारे मैंने करा दिए हैं, ऑलमोस्ट 60 पेजेस हो गए। ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड बी दिया है, प्रूव दैट ए प्लस टू बी इज परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, तो जो गिवन है उसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड बी है बेटा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर हो गया। डॉट प्रोडक्ट में इसका फॉर्मूला देखा था आज हमने, ये गया ये गया, है ना, ये गया और ये गया। अच्छा अब मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए प्लस टू बी, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यानी इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ 0 है। ये तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें मॉड ए स्क्वायर को मैं लिख दूं, ये मेरे पास बना है मॉड ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 0 बना है। मॉड ए स्क्वायर को लिख दो a डॉट ए, लिख सकते हैं ना। और जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उल्टा कर लो, a कॉमन ले लो, तो एंटी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, a को मैंने कॉमन ले लिया, प्लस 2b रह जाएगा इक्वल टू 0। तो a डॉट ए प्लस 2b 0 प्रूव मैंने कर दिया है, तो यानी ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a प्लस 2b वेक्टर, राइट, हेंस प्रूव्ड, हमने कर दिया है प्रूफ। a और a प्लस 2b क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए बेटा। ठीक है, तो यही सब है भाई वेक्टर्स में। तो एक बार समराइज कर देता हूं आज जो जो हमने किया है। 3-4 चीजें करी हैं। सबसे पहले तो हमने देखा वेक्टर्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, कि भाई यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, ये सब क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस बताई। पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे वेक्टर निकालते हैं। फिर मैंने अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बताया, एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बताया। उसके बाद मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया, डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज और डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने में, और साथ में मैंने प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन सेकंड वेक्टर, 2 मेजर एप्लीकेशंस बताए। फिर क्रॉस प्रोडक्ट में भी 2 मेजर एप्लीकेशंस बताए। पहला तो अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर इज गिवन बाय ए क्रॉस बी, है ना, और दूसरा बताया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताया आपको, राइट। तो ये मेजॉरिटी में हमने मेजरली 4 कॉन्सेप्ट्स हमने आज करे हैं। सेक्शन फॉर्मूला भी बीच में किया था, हाँ, वेक्टर्स में सेक्शन फॉर्मूला भी किया था। इतना कर लो, बहुत है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही वेक्टर्स पूछा जाता है। बाकी जो अब इसमें क्या बोलते हैं, होमवर्क में आपको क्या करना है, यही वाले क्वेश्चंस कर लेना, या फिर थोड़े PYQs और 1-2 साल के करने हो आप कर सकते हैं, बाकी इतना भी इनफ है। जो बची हुई चीज़ है मैं ये बोल रहा था वो 3D ज्योमेट्री में होगी, जैसे अपना डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, वो सब 3D में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ आ गया है, आपने कर लिया है अच्छी तरह से, और इजी लेक्चर था, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कई बार ना क्या हो जाता है, हम जेई की तैयारी जो बच्चे कर रहे होते हैं स्पेशली, वो बोर्ड्स को बहुत हल्के में ले लेते हैं, अरे ये तो होता ही है, अरे ऑब्वियस है, बट वो स्टेप्स लिखना, प्रॉपर तरीके से लिखना, है ना, मेथड करेक्ट लगाना, सारी चीज़ें प्रेजेंट करना अच्छी तरह, वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं, इसलिए वो आपको करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स जेई के लिए भी आपका रिवाइज ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग पढ़ने जा रहे हैं, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
चलिए, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हुआ समाप्त। उम्मीद है आप सभी बच्चों को मजा आया इस छोटे से सेशन में, इजी से सेशन में। अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे। अब ऑलमोस्ट हमारी ये सीरीज एंड की तरफ आ रही है, जो बोर्ड हैकर सीरीज है। इसी में से पेपर ऑलमोस्ट आपका सिमिलर क्वेश्चंस में बनेगा। इस बात को लेकर हम लोग ये रिसर्च करते हुए ये पीपीटीज बनाते हैं बेटा, कि आपको बोर्ड्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी के अराउंड बन जाए और आपके मार्क्स बढ़िया आ जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर सिलेबस होगा बाकी बोर्ड्स का, बट मेजॉरिटी हम सीबीएसई को माइंड में रखते हुए इसी सिलेबस में से आएगा। चलिए, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।